Yes, very good morning everyone. So we are back after two or 3 days. देखिए ऐसा था, जो बच्चे हम लोगों को YouTube पे देखते हैं या फिर जो बच्चे क्लासेस जैसे हम लोग कहीं फ्री कंटेंट डालते हैं, तो देखिए फ्री कंटेंट का पर्पस सिर्फ इतना सा होता है। बहुत से बच्चे मुझे ये भी कहते हैं कि सर आपकी फीस बहुत महंगी है और थोड़ा सा फीस को कम कीजिए। तो यार देखो ऐसी बात है, फीस इसलिए महंगी क्योंकि हम लोग कंटेंट पे बहुत काम करते हैं। फीस इसलिए महंगी है कि हम एक बार पेमेंट लेते हैं, बार बार पेमेंट नहीं लेते। आप पास आउट हो जाएंगे तो भी आपको टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर राइटिंग सब आपको लाइफ टाइम फ्री रहेगा, चाहे वो एपीओ का एग्जाम आए भविष्य में या जेएलओ का एग्जाम आए। जिस दिन आप पास आउट होते हैं यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू द पेपर्स। भविष्य में कोई सिलेबस चेंज होता है तो आप उसकी क्लासेस ऑनलाइन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उस टाइम भी, पास आउट होने के बाद भी। तो अगर इतना कुछ आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है तो फीस इतनी नहीं है। जयपुर में सबसे महंगी फीस मेरी नहीं है, ये बात आपको पता है। बहुत से लोगों को फीस ज़्यादा लगती है, तो ऐसी बात नहीं है कि फीस को लेके मैं बहुत पत्थर की लकीर नहीं हूँ। फीस को लेके मैं लीनियंट भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ाया है या फिर ऐसा नहीं करता मैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं क्लास में जिनकी साल साल भर हो गया लेकिन अभी तक पूरी फीस नहीं आई है। जितनी वो लोग इंस्टॉलमेंट पे करते थे उतनी उन्होंने दी। तो मैं फीस को लेके ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत पत्थर की लकीर और रिलेक्टेंसी वाली काम ही नहीं है कि भाई एक बार जो कह दिया आपने, जो डिसाइड होगी वो हो गई। ऐसा नहीं है और ऐसे कभी होता भी नहीं है। मुझे पता है कि जो लोग नीडी हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है लो में अच्छा पढ़ने की, तो वो लोग आते भी हैं। आप लोग बात कीजिए, मैं जो भी कंसेशन होगा वो मैं करता भी हूँ। लेकिन कंसेशन सिर्फ उन बच्चों को आता है जो कि हार्ड वर्किंग है। एक तो आप फीस भी ऑफ करवा रहे हैं, फीस भी वे ऑफ करा रहे हैं मुझसे, फिर आप मेहनत भी नहीं कर रहे, वो डिजायर्ड मेहनत नहीं कर रहे, क्लासेस रेगुलर नहीं लेते, टेस्ट रेगुलर नहीं देते, तो फिर ये फॉर ग्रांटेड स्कीम नहीं होती। तो थोड़ा सा ये हम लोग देखते हैं। क्लासेस जो होती है वो रेगुलर होती है, बस सैटरडे को नहीं होती क्लास। सैटरडे को क्लास नहीं होती क्योंकि सैटरडे को हमने टेस्ट डे बना रखा है। सैटरडे को जो भी वीक में हम पढ़ते हैं उसका टेस्ट होता है। जैसे अब तक जो जो टेस्ट हमारे हो चुके हैं, कंक्लूड हो चुके हैं, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, साथ में मुस्लिम लॉ में 1986 एक्ट, 2019 एक्ट, 1937 एक्ट, ये सब अब तक हो चुका है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू ये अब तक हो चुका है। इंडियन एविडेंस एक्ट या आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलो, ये हो चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है। और किसका टेस्ट हो गया सर अपने? टीपीए का टेस्ट हो चुका है, लिमिटेशन एक्ट का टेस्ट हो चुका है, और जेजे का टेस्ट हो चुका है, कोर्ट फीस का टेस्ट हो चुका है। और ये सारे पेपर्स ऐसे हैं जो 2025 को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे और जो जाते हैं, जो हाई कोर्ट के फेवरेट सवाल है, वो इसमें डाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो पेपर है उसमें सिर्फ 100 ही सवाल है। जैसे लिमिटेशन के पेपर देखोगे आप तो उसमें 130 प्लस 140 क्वेश्चन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगे वो मैंने पूछे शेड्यूल से भी और सेक्शन से भी। तो ऐसा नहीं कि किस पेपर में 50 ही सवाल है या 100 ही सवाल है, ऑलमोस्ट सारे पेपर में 100 प्लस ही क्वेश्चन है। तो मतलब वो सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रख के हम लोगों ने बनाए। तो आप हाँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी हो गया सर एक अपना। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा, जिस भी हमने टेस्ट लिया, जो बच्चा विद द सेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में चल रहा है, वो एक बच्चों के अंदर बहुत बड़ा डिलेमा ये है, एक बहुत बच्चों के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर तैयारी स्टार्ट करें नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट किस बारे में कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे कहेंगे। देखिए सर, ये तो मुझे भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेंगे, ये वी नेवर नो। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 स्टेट की एग्जाम्स को फंसा रखा है। इनको जजमेंट अगर रिजर्व में है तो उसको पास करना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर थॉट्स ऑफ क्लैरिटी आए। ये टेस्ट किसके होते हैं? ये टेस्ट उसके होते हैं जो कि क्रैश कोर्स में अपना जो सब्जेक्ट हो जाता है उसका अपन लोग क्या करा लेते हैं सर? टेस्ट करा लेते हैं। इस वीकेंड क्या क्या टेस्ट रहेगा? इस वीकेंड यू वांट टू गो फॉर सीपीसी, कर पाएंगे आप 5 दिन में 6 दिन में सीपीसी तैयार? सीपीसी नेक्स्ट वीक में रखूंगा, ठीक है ना? पूरे लूंगा सीपीसी।
सीपीसी इस बार उतना डीप में नहीं आएगा, तो मैं भी डीप में नहीं पूछूंगा। आई वुड पुट द क्वेश्चंस ऑन द अपर हैंड, मैं तो ऊपर से, क्योंकि देखिए अब सिविल में सब्जेक्ट बढ़ चुके हैं। सीपीसी जो लास्ट टाइम 14-15 मार्क्स का आरजेएस में, इस बार इतना डीप में नहीं पूछेगा और नहीं इतना डीप में जाएगा हाई कोर्ट। बात समझ में आई? तो प्लीज इस बात को आप ध्यान रखिए। इस बार उतने डीप में मत पढ़ना। जैसे आप अगर जो बच्चे पुराने बच्चे हैं वो उतना डीप में जब जाने की आदत थी आप लोग, उतना डीप में मत जाना। मेंस के लिए आप डीप में जा सकते हो, बट नॉट फॉर द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट जो है वो आपका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है आपके पास में, वो किसकी होनी चाहिए? डायरेक्ट की। डायरेक्ट की आपके लिए सब कुछ है, तो प्लीज डायरेक्ट को ही पढ़िए। डायरेक्ट के अलावा किसी चीज पे फोकस मत कीजिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात ये समझिए, दूसरी बात एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। इस जो सैटरडे को टेस्ट होगा वो होगा पार्टनरशिप का और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। दोनों छोटे छोटे एक्ट हैं, वी विल डिस्कस बोथ द एक्ट्स। दोनों का टेस्ट सैटरडे को होगा, ठीक है? पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स है, सोगा का पढ़ाऊंगा इस अभी। कब पढ़ाऊंगा? क्रैश कोर्स में। आज दिन की जो क्लास होगी क्रैश कोर्स की, तो आप पार्टनरशिप लेके आइएगा, ठीक है ना? वी विल डिस्कस पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बहुत आसान एक्ट है, छोटे छोटे एक्ट हैं, लेकिन छोटे छोटे एक्ट होने के साथ में ये 3 से 4 नंबर के पूछ जाएंगे दोनों एक्ट। मैं आपको रेशो बता देता हूँ कि कितने नंबर का क्या पेपर में सवाल पूछेंगे। मैं आपको एक रफली रेशो बता देता हूँ। एक बार आज इसका सिलेबस अपन निकाल लेते हैं और थोड़ा सा तैयारी में ध्यान दीजिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कब देंगे कब नहीं देंगे, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट बात बताता हूँ। सर देखो, भूतो न भविष्यति, आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा सर। अब 3 साल की प्रैक्टिस होगी या नहीं होगी, फिर भी एग्जाम तो आएगा ही। सिलेबस बार बार चेंज नहीं होगा। हाईकोर्ट की टेंडेंसी नहीं है कि हर बात बात पे सिलेबस उठा के चेंज किया जाए। तो सर होता है अभी तो वेल एंड गुड, आप एलिजिबल हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन सर ये लो है, इसको जितनी बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे उतना ही रेशो बढ़ेगा सक्सेस होने के लिए। आप पेपर की स्तर और क्वालिटी बता देता हूँ। एविडेंस के पेपर में इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए कि स्टोपल कौन से सेक्शन में डिफाइन है, मेरा वो स्तर नहीं है। स्तर ऐसा होना चाहिए कि 4 साल पढ़ जाए यहाँ पर और दिमाग एक्टिवेट हो जाए। जब आप लोग पेपर देते होंगे अभिधान लॉ अकेडमी का टेस्ट वाला, तो स्टार्टिंग के 5-7 मिनट तो आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा फोकस करते होंगे देन क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते होंगे। और यही सेम पैटर्न होता है आपके आरजेस के अंदर भी। तो प्लीज उस चीज के लिए तैयार होइए और मेहनत कीजिए। मैं एक बार बता देता हूँ किसके वजह से क्या कितने नंबर का रफली सवाल आता है, तुम लोग अब उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं है, सॉरी पेन ड्राइव में नहीं है। रफली आइडिया आप ये रफली आइडिया आप ये ले लीजिए कि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं सिविल के सब्जेक्ट्स हैं मर्केंटाइल वाले, इसमें आप सोगा हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टीपीए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इनका अगर ओवरऑल देखोगे तो 7 से 8 नंबर लेके जाते हैं। बात समझ में आ गई सर? तो अब जो ये सब्जेक्ट आज पढ़ेंगे हम लोग पार्टनरशिप और उसमें क्रैश कोर्स वाले बैच में, तो वो 3 से 4 नंबर कैरी करेंगे। तो उसके लिए हम 4 क्लासेस है जो मोर देन सफिशिएंट रहेगी उसके लिए, ठीक है ना सर? वो खत्म करवा दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। और साथ में टीपीए चल रहा है ऊपर, तो आप लोग दिन में 2 बजे से हम लोग लेक्चर रखेंगे। कितने बजे से? 2 बजे से लेक्चर करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए अब चीज़ों को देखो, चीज़ों को समझो। अब तक हमने डेफिनेशन क्लोज पढ़ा। अब मैं आपको किस चीज़ के अंदर एंटर कराऊंगा? मैं आपको एंटर कराऊंगा एक दूसरी चीज़ के अंदर। मैं आपको 3 चीज़ों का ट्रायल लिखवाऊंगा, 3 चीज़ों का फॉर्मेट लिखवाऊंगा। ये समझिए, ये समझ के एक डायग्राम बनाऊंगा आज मैं, वो डायग्राम नोट कीजिएगा, ठीक है ना? टुडे इज द 6th लेक्चर आई बिलीव, 6ठा लेक्चर है आज। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, प्लीज इस डायग्राम को नोट कीजिएगा। आपको तीनों प्रोसेस समझ में आने चाहिए और तीनों प्रोसीजर समझ में आएंगे उस डायग्राम के बाद में, ठीक है ना सर? मैं ट्रायबिलिटी के साथ एंटर करूंगा और फिर मैं एफ वाले पार्ट को स्टार्ट करूंगा। किसको? एफ वाले पार्ट को, मतलब जो मेजर पार्ट है हमारा। देखिए 70 लेक्चर टोटल बीएनएसएस में है, और स्टार्टिंग के जो 30-35 लेक्चर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्री के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो उसको हम पहले करेंगे। बाद में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें सिर्फ लिखने वाला काम बचेगा। समझ में? तो जितना भी क्रक्स है वो इनिशियली इन क्लासेस में है। लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए एफआईआर।
एक बड़े नेक्स्ट पेज में एक फ्रेश पेज लीजिए, डायग्राम बनेगा पूरा, ठीक है ना सर। प्रथम सूचना रिपोर्ट, हिंदी मीडियम वाला बच्चे लिखिए प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखिए, व्यक्ति स्वयं, व्यक्ति के स्वयं द्वारा, व्यक्ति के स्वयं द्वारा, व्यक्ति के स्वयं द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के, मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के या फिर मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के, बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के या मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार, मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार, ठीक है सर। दोनों का जो क्रक्स होता है वो बनता है पुलिस रिपोर्ट। क्या बनता है सर? पुलिस रिपोर्ट। या तो पुलिस रिपोर्ट बनता है या फिर क्या बनता है सर? या तो पुलिस रिपोर्ट आएगी या फिर फाइनल रिपोर्ट आएगी। दोनों का क्रक्स क्या बनाएगा? या तो पुलिस रिपोर्ट बनाएगा या फिर फाइनल रिपोर्ट बनाएगा। अंतिम रिपोर्ट या फिर पुलिस रिपोर्ट, इसको हम चार्जशीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चार्जशीट। अंतिम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। यहां तक के प्रोविजन देखिए, एफआईआर दो तरीके से लग रही है। एक लग रही है अंडर द सेक्शन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर द्वारा, एक लग रही है 173 में। क्या लग रही है? पर्सन हिमसेल्फ, व्यक्ति खुद जा रहा है, स्वयं जाके प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिलिखित करा रहा है, दर्ज करवा रहा है, ठीक है ना सर। दो तरह की इनमें बनती है। एक तो देखिए, जहां पुलिस रिपोर्ट बनी है, अब यहां से डायग्राम स्टार्ट होगा आपका, और मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। हम किसका प्रोसेस समझ रहे हैं सर? एफआईआर का। तो प्लीज समझते चलिएगा। when we discuss about the various provisions and the fundamentals of the criminal procedure, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रायल समझना और इनका प्रोसेस समझना। इनिशियल क्लासेस में अगर मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा तो मेंटली आपके बिल्कुल साउंड क्लियरिटी होगी कि हाँ सर ये एक प्रोसेस है। पुलिस रिपोर्ट जब आती है, अब फाइनल रिपोर्ट का क्या होता है, यहां पर स्टार्टिंग में एक छोटा सा लिख लीजिए, प्रोटेस्ट पेटिशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए प्रोटेस्ट याचिका। प्रोटेस्ट याचिका, प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट ही लिखना। अब प्रोटेस्ट पिटीशन लगती है, अलग अलग केसेस हम डिस्कस करेंगे कब प्रोटेस्ट पिटीशन लगेगी। जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13, जब चैप्टर 13 पढ़ेंगे एफआईआर का, तब मैं इसको पूरा बताऊंगा कि क्या प्रोटेस्ट पिटीशन होती है, प्रोटेस्ट पिटीशन क्या नहीं होता, क्या होता है। वी विल डिस्कस एट दैट रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम, हम उस टाइम समझेंगे। ये सेक्शन है, सेक्शन 193, सेक्शन 193, सेक्शन 193। ये सारे सेक्शंस में बीएनएसएस के लिखा रहा हूं, ठीक है ना। 193। आगे चलते हैं, ठीक है। लिखिए, मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस, magistrate refuse to take cognizance। मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। 210 मजिस्ट्रेट द्वारा, यहाँ और लिख देना बीच में, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से इनकार किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से इनकार किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से इनकार किया जा सकता है, इनकार किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से इनकार किया जा सकता है, ठीक है सर। यहां तक समझ में आए? यहां पे भी स्टार लगा के लिखिए प्रोटेस्ट पिटीशन। अभी ये स्टार जितने भी लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, ये मैं आपको जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सेक्शन 193 में पढ़ाऊंगा बीएनएसएस में,
तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब ऐसा है कि नेक्स्ट 5 to 7 डेज में हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। मतलब आप 10 से 15 क्लासेस मान लो, हम इस चैप्टर को पहले करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जहां से मैक्सिमम सवाल आते हैं, कोई सी भी एग्जाम हो, पहले हम इसको करेंगे। ठीक है सर। कॉग्निजेंस का मतलब होता है सर कि न्यायिक मेधा लगाना, टू अप्लाई द जुडिशियल माइंड वेदर द केस इज मेड आउट और नॉट, वेदर द केस इज मेड आउट और नॉट। हम लोगों ने आपको जब पढ़ा रहे थे हम, तो उस टाइम मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे। जब मैंने आपको बताया था इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस, तब मैंने आपको लिखाया था इंक्वायरी के अंदर वेदर द प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट और नॉट, प्रथम दृष्टया मामला उजागर हुआ है या नहीं, या फिर उजागर होना प्राप्त हुआ है या नहीं, ये लिखा था। अब ये इंक्वायरी क्या होती है इसको समझिए। हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग इंक्वायरी में एंटर करते हैं। मैं बहुत सारे कट शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ। जैसे 173 में आपने एफआईआर दर्ज कराई है सर, ठीक है। यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई है। क्या फाइल हो गई यहाँ पर? पुलिस रिपोर्ट। द पुलिस रिपोर्ट हैज फाइल्ड अंडर सेक्शन 193, ठीक है ना सर। 193 में फाइल हो गई पुलिस रिपोर्ट। थोड़ा सा गेप होता है बीच में, थोड़ा सा क्या होता है सर बीच में? गेप। ये गेप क्यों होता है इसको मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोगों को। ये गेप होता है और यहां पर आता है कॉग्निजेंस, यहां पर संज्ञान लिया जाता है। जहां तक आप इन्वेस्टिगेशन, जब तक रिपोर्ट फाइल नहीं करी, ये पूरा एरिया कहलाता है इन्वेस्टिगेशन। ये पूरा अन्वेषण है। बहुत प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा चीजों को, ये अन्वेषण है। एक और बात याद रखिएगा, आप एक बार सेक्शन निकालिए काइंडली, एक बार बीएनएसएस के अंदर सेक्शन निकालिए, सेक्शन 183, सेक्शन 183 निकालिए जल्दी से। सेक्शन 183 लिखा रही है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, और ये थोड़ा सा जो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ ना, कि यहाँ पर एक गेप होता है। सेक्शन 183 निकालिए, 183 जल्दी से। ये क्या है सर? ये पहले 164 था, जो क्या बन गया है? कन्फेशन बन गया है, संस्वीकृति बन गया है। नाउ दिस इज कन्फेशन पार्ट, मतलब ये संस्वीकृति का है। यहाँ पर एक लाइन को अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 183 में अंडरलाइन कीजिए, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में अंडरलाइन कीजिए, किसी अन्वेषण के दौरान, किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व। ठीक है सर। इंग्लिश में अंडरलाइन कीजिए, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और लास्ट वाली लाइन, बट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स, but any time afterwards, but before the commencement of the inquiry and trial, afterwards but before the commencement of inquiry and trial। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये पूछते हैं कि सर जो कन्फेशन होता है, तो कन्फेशन क्या ट्रायल के टाइम नहीं होता क्या? ये कन्फेशन जो बता रखा है, ये किसमें बता रखा है? चैप्टर 13 में। चैप्टर 13 कहां से कहां तक है सर? 173 से लेकर 193 तक। तो सर आप कहना चाह रहे हो कि मतलब ये जो हम जो रिकॉर्ड करते हैं इस चीज को, तो सर ये क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर ही कन्फेशन हो सकता है क्या? कन्फेशन से एक सेक्शन है ये बोल रहा है कि या तो इन्वेस्टिगेशन तक करो, या फिर इंक्वायरी स्टार्ट होने के पहले करो। कहां करो? इंक्वायरी, और उसके बाद क्या होगा? ट्रायल। जब चार्ज फ्रेमिंग होने लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? ट्रायल। उसके पहले करो। ये सिंपल सी बात बोलता है, ठीक है ना सर। समझने 2 मिनट समझने की कोशिश करना। हम कह रहे हैं कि इंक्वायरी और ट्रायल के पहले आपको स्टार्ट होना चाहिए, या तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम हो, या फिर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, मतलब जांच या फिर विचारण के पूर्व होना चाहिए, लेकिन उसके बाद नहीं होना चाहिए। ये लाइन लिखी हुई है। तो सर कहने का मतलब यह है, जिस दिन पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है 193 के अंदर, बीच में थोड़ा सा टाइम होता है, यहाँ पे भी आप कन्फेशन कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कन्फेशन कर सकते हो। इसलिए चीजों को अंतर देके लिखा है, वरना साफ लिख देते ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में करो, बाकी चीज मत करो। उन्होंने ये क्यों लिखा? कोमा देके उन्होंने ये चीज क्यों लिखी? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसका मतलब क्या होता है? द लेजिस्लेचर, हियर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज कि आप इस स्टेज पर भी क्या कर सकते हो? कन्फेशन कर सकते हो। इंक्वायरी की स्टेज ये होती है सर। इंक्वायरी कब तक चलता है? इंक्वायरी तब तक चलता है जब तक आप कमिटल नहीं करते। कमिटल मतलब होता है सुपुर्द। क्या होता है इसका मतलब? जब तक आप सुपुर्द नहीं कर देते, ठीक है ना सर। जैसे तुम जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, तुम क्या मर्डर का ट्रायल कर पाओगे क्या? नहीं। तुम जैसे ही कॉग्निजेंस लोगे, कॉग्निजेंस लेने की शक्ति जो है वो सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। किसको है सर? और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर देखिए एक केस आया सकीर वसू, उसके अंदर ये बोला कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर सीजेएम भी इंक्लूडेड है।
कौन कौन इंक्लूडेड है? मैं आपको सारे जजमेंट लिखाऊंगा, सारे केसेस लिखाऊंगा नेक्स्ट 10 to 15 क्लासेस में। दो आर द मोस्ट रिलेवेंट क्लासेस, मोस्ट रिलेवेंट। जिंदगी में सीआरपीसी समझ में नहीं आया, और सीआरपीसी आसान है, लेकिन मैं इसको टफ बना के बताऊंगा। मैं इसको वो चीजें बताऊंगा जो चीजें छुपी हुई है, जो नॉर्मल बच्चा नहीं पढ़ता अपनी आंखों से। मैं आपको वो चीजें भी दिखाऊंगा जो हर बच्चा मिस आउट कर देता है, और या फिर और सीन कर लेता है चीजों को पढ़ते हुए। वी विल डिस्कस दोस पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है ना सर? देखिए मेरे पास पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि आरजीएस वापस आएगी, और जब आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ लोगे और जब आपको क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होगी तो कोई आरजीएस रुकेगा नहीं आपका। इस बार 44 सीट है, तो जो बच्चे नई नई तैयारी स्टार्ट किए करना, वो सोचिए कि हमारा अटेम्प्ट अगला है सर। ये अगर जितनी जल्दी दिल को तसल्ली दे लोगे उतनी संतुष्टि में रहोगे। प्रयास करो, कोई बात नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हथियार छोड़ दो, हथियार रख दो, प्रयास करेंगे लेकिन दिल पे नहीं लेंगे। तो प्रिपेयर्ड होंगे तब देखेंगे। और मैं भी आपके साथ ऐसा थोड़ी ना कि आपका साथ छोड़ दिया है। तो बच्चे फाउंडेशन में उनके लिए क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पकड़ाई में आए चीजें, ठीक है सर? और ट्रायल कब से स्टार्ट होती है? जब से चार्ज फ्रेमिंग होती है। ये बेसिक फंडा समझे। अब अपने डायग्राम पे आ जाओ सर। यहाँ तक समझ में आया कि संज्ञान ले सकता और संज्ञान नहीं ले सकता? संज्ञान नहीं लेगा तो प्रोटेस्ट पिटिशन होती है। प्रोटेस्ट पिटिशन क्या होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? चलिए अब देखिए, जैसे ही कॉग्निजेंस लिया सर, जैसे ही कॉग्निजेंस लिया सर, ये सीआरपीसी नहीं है, ठीक है ना? 210 सीआरपीसी को समझना, बीएनएसएस का है ये। सीआरपीसी का 210 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये उसको मत समझना, ठीक है सर? जैसे ही कॉग्निजेंस लिया, यहाँ से इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है सर? यहाँ से इंक्वायरी, ठीक है सर? अगर मान लीजिए जब इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है यहाँ सर, कॉग्निजेंस लेने के बाद में जैसे कॉग्निजेंस लिया जाता है, यहाँ से होती है पार्ट हो जाता है इंक्वायरी का शुरू। इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि अगर वो जेल में है, अगर वो कहाँ पर है सर? मान लीजिए वो जेल में, ये डायग्राम वैसे वैसे बनना चाहिए, मैं बना रहा हूँ। अगर जेल में है तो उसको प्रोडक्शन वारंट से बुलाते हैं। फिर किससे बुलाते हैं? सेक्शन लिखिए प्रोडक्शन वारंट का, बीएनएसएस का सेक्शन लिखिए प्रोडक्शन वारंट का। सेक्शन हो गया ये अब 302। 302, अरे पहले ये 200 से 267 बनता था, ठीक है ना? अभी बन गया 302। अगर मान लीजिए कॉग्निजेंस लब लिया जब वो आदमी बेल पर था, किस पर था? जमानत पर था। अगर मान लीजिए वो आदमी किस पर था सर? जमानत पर था। अगर जमानत पर, जमानत कौन से में डिफाइन किया है सर, कोई बताएगा इस क्लास में? टू टू बी, टू बी इज बेल, टू बी इज बेल। ओके, याद करना स्टार्ट कीजिए, एबीसीडी, पूरी एबीसीडी याद होनी चाहिए। टू बी इज बेल, जब हम मान लीजिए वो बेल पर था तो कोर्ट क्या कहेगा उसकी? या तो बेल को कैंसिल कर देगा, या फिर समन या वारंट भेज के उसको बुलाएगा सर। यहाँ पर या तो समन भेजेगा कोर्ट, या फिर वारंट इशू करेगा। मैं बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जब कॉग्निजेंस लेता है ना मजिस्ट्रेट, या तो आरोपी जमानत पर होता है या फिर जेल में होता है। जेल में तो प्रोडक्शन वारंट से उसको बुलाया जाएगा। जो बुलाने का जो सेक्शन है वो प्रोडक्शन वारंट तो 302 में है, लेकिन बुलाया क्यों जाता है ये समझिए आप। देखिए सर, ऐसा है कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती आपकी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी ही रहती है, लेकिन जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है आपको शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है कैसे? सेक्शन की, जो सेक्शन बहुत रिलेवेंट है। मैं सारे सेक्शन आज समझा देता हूँ आपको, और मैं बहुत टू द प्रिसाइसली पॉइंट्स को बताऊंगा, बस तुम नोट करते जाना, मैं जरूर समझाना चाह रहा हूँ। देखो मान लीजिए आपको अरेस्ट किया है इस दिन, मैं आज आपको अरेस्ट और कस्टडी में भी अंतर बताता हूँ। जब आपको अरेस्ट किया है, अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तारी, मैं गिरफ्तारी और अभिरक्षा में भी अंतर बताऊंगा। बहुत सी जगह सवाल आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी। भाई अरेस्ट क्या है, कस्टडी क्या है, गिरफ्तारी क्या है, अभिरक्षा क्या है, इसका भी अंतर पूछते हैं, समझिएगा। मान लीजिए अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है आपको। 24 घंटे की जो शक्ति है आपको अभिरक्षा में रखने की, कस्टडी में रखने की, ये जो पावर कहां से आती है? ये है अरेस्ट। ये जो शक्ति होती है, ये शक्ति मिलती है आपको। सेक्शन लिखिए प्लीज, इसमें सेक्शन लिखिए। इट इज अ सेक्शन, नाउ इट हैज बिकम द सेक्शन नंबर 58। ये शुरुआती जो 24 घंटे हैं ये मिलते हैं आपको सेक्शन 58 से, ठीक है ना सर? 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, फिर पावर जो लगती है सर, फिर जो सेक्शन लागू होता है, फिर उसके बाद जो सेक्शन लगता है वो लगता है सेक्शन 187। कौन सा सेक्शन लगता है सर? 187।
187 ये बोलता है कि आप 60 और 90 दिन के लिए उसको कस्टडी में रख सकते हो, इधर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। यहां पर कुछ बदलाव आए 187 में। 187 सेक्शन में बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इसमें बहुत सारे बदलाव आए, इसको पढ़ेंगे। यहां सवाल आएगा प्रीलिम्स में, ठीक है ना सर, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो सर यहां पर आपको 60 या फिर 90 दिन तक पुलिस वाला जेल में रख सकता है। 60 किन हालातों में रखता है, 90 दिन किन हालातों में रखता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जेल में रखने की जो शक्ति बता रहा हूं मैं आपको, अगर मान लीजिए 90 दिन हो गए और 91 दिन हो गए, मतलब 91st डे आ गया और चार्जशीट अगर फाइल नहीं हुई, तो फिर मिलती है कौन सी बेल? डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट जमानत। क्या बेल मिलती है सर? सर अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती 60 और 90 दिन के अंदर, किस तारीख से? जिस दिन आपको आरोपी को पेश किया गया था, अक्यूज को जिस दिन प्रोड्यूस किया गया था बिफोर द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट ने कस्टडी दी थी, 60 और 90 दिन के अंदर, या 61वें दिन या 91वें दिन, अगर चार्जशीट पेश नहीं हुई, पुलिस रिपोर्ट पेश नहीं हुई, तो क्या हो जाता है सर? फिर डिफॉल्ट बेल मिलती है, और ये इनडिफिजिबल राइट है। देयर आर मल्टीपल गाइडलाइंस टू इट, हम उसको डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र संजय दत्त हो गया इसके अंदर, या फिर आप देयर आर वेरियस जजमेंट, मतलब मैं जजमेंट का नाम नहीं है, इतने जजमेंट्स है इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर, ठीक है ना सर। अभी एपीओ में सवाल आया, रुस्तम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये एपीओ में सवाल आया था कि कौन सा डिफॉल्ट बेल वाला केस नहीं है, इस तरह से सवाल पूछा था इन्होंने। तो देखिए सर, यहां तक है। अगर मान लीजिए यहां से दो सिचुएशन बनती है, अगर चार्जशीट हो जाती ना सर, तो फिर इसके आगे जेल में रखने की जो शक्ति मिलती है, वो मिलती है सर आपको सेक्शन 346 से। किससे मिलती है सर? 346 से आपको शक्ति मिलती है, अगर चार्जशीट फाइल और यहाँ पर चार्जशीट अगर नहीं फाइल हुई, मान लीजिए चार्जशीट नहीं फाइल हुई, यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं हुई या चार्जशीट फाइल नहीं हुई, तो इसका मतलब याद आता है, यहाँ पर क्या बन जाती है सर? डिफॉल्ट बेल। यहाँ पे क्या जाता है सर? डिफॉल्ट बेल होती है। मतलब हम सर एक साथ बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं, हम पूरे ट्रायल को समझ रहे हैं कि ट्रायल कैसे काम करता है। दोबारा देखिए सर, शुरुआती जो 24 घंटे रखने की पावर है वो मिलती है सेक्शन 58 से, उसके बाद 60 या 90 दिन तक रखने की पावर मिलती है 187 से, चार्जशीट फाइल होते हैं जो पावर, और आपको जेल में रखने की और शक्ति मिलती है 346 से। निकालिए 346 सर, प्लीज एक बार 346 निकालिए। कम टू सेक्शन 346, प्लीज एक बार जल्दी से आ जाइए। क्लोज टू पढ़िए, दूसरा क्लोज पढ़िए। इफ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस, यदि न्यायालय किसी अपराध संज्ञान लेने के विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात आवश्यक समझता है तो किसी भी जांच विचारण के प्रारंभ करना मुलतवी कर दिया जाएगा। If after the taking cognizance of offense, commencement finds necessary to advisable to postpone or commencement of the urgent inquiry trial from time to time, reasons रिकॉर्ड करके क्या कर लेगा कोर्ट क्या कर लेगा सर? उसको कस्टडी में भेज देगा। और ये जो कस्टडी होगी मैक्सिमम कितने दिन की होगी? 15 दिन की। हर 15 दिन में उसको पेश करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। और ये कस्टडी होगी, पुलिस कस्टडी नहीं होगी। ये कौन सी होगी? जुडिशियल कस्टडी। ये न्यायिक अभिरक्षा होगी, ना कि पुलिस अभिरक्षा। बात समझ में आई? ये शक्ति फिर वहां से मिलती है। मतलब तुमको जेल में रखना है, अरे सर एक भी दिन फालतू रख के देख लो, आर्टिकल 21 आ जाएगा, हेबियस कॉर्पस लग जाएगी, अरे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संस्थित हो जाएगी हाईकोर्ट में। तुमको क्या लगता है कि ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ है इसलिए रोका गया है? शक्ति यहां से मिल रही है बाकी प्रोविजन से, प्रावधानों से, अगर आप देखोगे तो। फिर ये जब तक ट्रायल चलता रहेगा 346 से ही आपको हर 15-15 दिन के अंदर पेश करते रहेंगे। लेकिन रखेंगे कहां पर आपको? सेंट्रल जेल में, या फिर जो भी जेल बनी हुई है आपके डिस्ट्रिक्ट में होती ना, जिला कारागार, डिस्ट्रिक्ट जेल, उसमें रखते हैं फिर 346 से। ये पावर ऐसे मिलती है। अर्लियर इट वाज सेक्शन 309, नाउ इट इज सेक्शन 346। बात समझ में आई सर कि कैसे काम करते हैं प्रोसीजर? चलिए हमारे डायग्राम पे आते हैं। इंक्वायरी करने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब ने ले लिया कॉग्निजेंस। जेल में है तो प्रोडक्शन वारंट में लगाओ, अगर बेल में है तो समन या वारंट इश्यू करो। अगर एब्सकॉन्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? एब्सकॉन्ड हो जाएगा। अगर वो भाग जाएगा छोड़ छाड़ के सब कुछ, तो फिर कार्रवाई करो कौन से सेक्शन की? सेक्शन 84 की। किसकी करो सर? सेक्शन 84 की कार्रवाई करो। आप 84 को अगर पढ़ेंगे तो 84 में एब्सकॉन्डिंग के बारे में बता रखा है। इफ यू लुक एट द सेक्शन 84 में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, तो फरार हो जाएगा तो फिर किसमें से कार्रवाई होगी उसके ऊपर? सेक्शन 84 में। ठीक है सर, याद है, समझ में आया? डायग्राम को ऐसे कैसे बनाना पूरा लंबा, अभी बहुत सारी मैं सारे आज का
अच्छा क्लास का टारगेट ही यही है कि आपको तीनों के तीनों प्रोसेस बताऊं मैं क्रिमिनल के, कि क्राइम कैसे हो रहा है, मैं बहुत माइन्यूट डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बीच में कुछ स्किप्स उड़ाई है मैंने, वो उड़ाई है चैप्टर 13 की, या पुलिस के बयान है ये वो सब, मैं उसमें इसलिए नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दोस थिंग्स, क्योंकि वो अननेसेसरी टाइम टेकिंग है, ठीक है सर। ठीक है सर, जैसे ही वो आदमी आएगा, जैसे क्या आएगा सर, जैसे ही अक्यूज अपियर हुआ, अपराधी को, जैसे अपराधी हाजिर होगा, जैसे अपराधी हाजिर होगा उसको सर दस्तावेज दिए जाएंगे। किसके दस्तावेज दिए जाएंगे, मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ, सेक्शन 207, देखिए एक बार सेक्शन लिखिए 230, सेक्शन लिखिए प्लीज 230, और ब्रैकेट निकाल के रखिए। देखिए सर, ये याद तभी होंगे जब आप हाथ घुमाओगे इनके ऊपर, ये याद कब होंगे, जब आप इन पर हाथ घुमाएंगे। तो सेक्शन 130, सेक्शन 230 में उसको कुछ दस्तावेज दिए जाएंगे। देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विल बी गिवन टू द अक्यूज, कुछ दस्तावेज उसको आप देंगे, कुछ दस्तावेज आप उसको क्या देंगे सर, कुछ दस्तावेज, यू विल गिव द सर्टेन डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज, कुछ दस्तावेज आप उसको देंगे। ये दस्तावेज कौन कौन से होंगे सर, ये दस्तावेज होंगे सेक्शन 173 का, कौन से दस्तावेज होंगे सर, 173 के होंगे, ये दस्तावेज होंगे 193 है शायद, हाँ 193 के दस्तावेज दोगे आप, दस्तावेज दोगे सेक्शन 180 के, आप दस्तावेज दोगे 183 के, ठीक है सर, इनके डॉक्यूमेंट्स आप दोगे उसे। ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है सर, ये डॉक्यूमेंट्स है कि पुलिस वाले, ये तो है सर एफआईआर, क्या है सर ये तो है सर एफआईआर, ये है चार्जशीट, 193 क्या है, चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट, 180 क्या है सर, 180 है, 180 है सर, कि मान लीजिए अगर उसको 151 का केस बनाए, कौन सा केस बनाया सर, 151 का, पुलिस ने उसको किसी, ये पहले 151 जो था ये एफआईआर वाले टॉपिक में नहीं था, इसको जोड़ा गया है, नया है, एक बार निकालिए 180, प्लीज 180 निकालिए। हम जो 151 में गिरफ्तार करते हैं ना सर आदमियों को, 151 में गिरफ्तार कर लिया संगे मामले के लिए, भाई पुलिस गिरफ्तार कर ली थी 151 में, वो बन गया 180। आप देखिए एक बार, ये नया प्रावधान जोड़ा है इन्होंने, इसको प्लीज एक बार समझ लीजिए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, देखिए प्लीज, अर्लियर इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ इट, बट इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है सर। 161 है ये, क्या है ये, प्लीज इसमें करेक्शन कीजिए, इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन में करेक्शन कीजिए, आपके पास है इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन, इसके सेक्शंस आप यहाँ देखेंगे तो उन्होंने 161 को 151 किया हुआ है, ये इसको चेंज कीजिए, ये कंपैरेटिव टेबल बनाई है इन्होंने, एक तरफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लिखा है और एक तरफ सीआरपीसी लिखा है, तो उसमें 151 को 161 कीजिएगा, ठीक है ना सर, ताकि आपको गड़बड़ ना हो। सर ये पुलिस को स्टेटमेंट दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो, पुलिस को बयान दिया है आपने, 183 देखिए, 183 देखिए सर, 183 कन्फेशन, अगर मान लीजिए कोई कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है 183 है, तो अक्यूज अगर अपीयर होगा तो उसको क्या दस्तावेज दे दोगे आप पुलिस रिपोर्ट दे दोगे, चार्जशीट दे दोगे, जो भी गवाहों ने बयान दिए हैं, जो भी विटनेसेस ने स्टेटमेंट दिए हैं, इधर इधर देखिए सर, समझिए, जो भी विटनेसेस ने बयान दिए हैं 161 में, आप सब भी वो दे दोगे। पहले ही सेक्शन था 260, अब बन गया 230। ये कंपेरेटिवली चीजों को समझिए, ये कंपेरेटिवली चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है सर, आगे देखेंगे। जब अक्यूज अपीयर हो जाएगा सर, यहां से फिर जब अक्यूज को सब कुछ दे दिया, आप करोगे कमिटल, अगर आपके जुडिक्शन में नहीं है तो आप क्या कर दोगे सर, सुपुर्द कर दोगे, क्या कर दोगे, सुपुर्द कर दोगे मामले को। अर्लियर दिस सेक्शन वाज 209, नाउ इट इज 232, क्या सेक्शन है ये, सेक्शन 232, यहां से सवाल आया 38/2024 में, ये जो भी सेक्शंस लिखवा रहा हूं ना सर मैं यहाँ पर, यही सेक्शन से सवाल आते हैं, तो प्लीज ये सेक्शंस आज घर जाके पढ़िएगा, बात समझ में आई, मैं तो पढ़ाऊंगा ही सही, लेकिन इस छोटे से टेबल से आप मानेंगे नहीं, सवाल आए यहाँ से आरजेएस के,
ठीक है ना सर। आगे देखिए, कमिटल होने के बाद में आएगा सर चार्ज फ्रेमिंग। क्या आएगा सर? चार्ज फ्रेमिंग। और उसकी जो हियरिंग होती है ना सर, चार्ज फ्रेमिंग की हियरिंग होती है। मैंने आपको 4 तरह के ट्रायल्स बताए थे, कोर्ट ऑफ सेशन, वारंट, अगला क्या था सर? समन और समरी। ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, इसमें कौन सा सेक्शन था? 251, वेरी गुड। इसमें कौन सा सेक्शन था? 263 और इसमें नहीं होता सर, और इसमें भी नहीं होता। तो मतलब मेनली जो चार्ज फ्रेमिंग हो रही है वो वहां हो रही है, लेकिन चार्ज की जो परिभाषा दी हुई है कि चार्ज क्या होता है, कंटेंट्स ऑफ चार्ज क्या है, अल्टर हो सकता है नहीं हो सकता, चेंजेस हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये सब अलग से एक चैप्टर बनाया हुआ है, उसमें अभी मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको। वो जॉइंटर की बात करता है और नॉन जॉइंटर की बात करता है, संयोजन और कुसंयोजन की बात करता है, मैं उसकी बात में नहीं जाना चाहता अभी। ठीक है ना सर, यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है सर। जब भी चार्ज फ्रेमिंग होगी, जब भी चार्ज फ्रेमिंग होगी, एक चीज हमेशा ली जाएगी, प्ली ऑफ, प्ली ऑफ क्या सर? प्ली ऑफ, प्ली ऑफ गिल्ट, प्ली ऑफ गिल्ट। अब प्ली ऑफ गिल्टी के अलग अलग है, मतलब दोषी होने का अभिवाक, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? दोषी होने का अभिवाक। आप देखोगे दोषी होने के अभिवाक के मामले में प्ली ऑफ गिल्ट में, देखिए कोर्ट ऑफ सेशन का प्ली ऑफ गिल्टी अलग है, मैं सेक्शन दिखाऊंगा आपको प्ली ऑफ गिल्टी का, कोर्ट ऑफ सेशन का, देखना जाके दिखाऊं भाई प्ली ऑफ गिल्टी का कोर्ट ऑफ सेशन में कहां दिया हुआ है, इसमें कहां है प्ली ऑफ गिल्टी? प्ली ऑफ गिल्टी सब में है, ठीक है ना सर। प्ली ऑफ गिल्ट सब में पूछा जाएगा कि आप कुछ प्ली ऑफ गिल्ट कर रहे हैं, मतलब आप कुछ स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ है, तो इतने लेके छोड़ देंगे। समरी प्रोसीजर में बहुत काम आता है, जहाँ पे कोई छोटा मोटा मामला होता है या फिर कोई पीटी ऑफेंस होता है, वहां पर क्या करते हैं सर, प्ली ऑफ गिल्ट रिकॉर्ड करते हैं, जिससे मान लीजिए चालान भरा है आपने, आप चले गए, अब समरी काम होता है, जैसे आप देखते हो ना सर लोक अदालत होती है, क्या होती है? लोक अदालत। अब लोक अदालत में मालूम पड़ रहा है कि यार एक नुकसान हो गया था, गलती से कोर्ट में केस चल रहा है, दोनों पार्टीज लोक अदालत में आई और लोक अदालत में आके बोलती है कि उसमें क्या समरी प्रोसीजर में कार्रवाई होती है सारी, यहाँ दोनों पार्टी एफिडेविट देती है एक लगा के कलेक्टिवली, उस दिन लोक अदालत में वकील साहब आपको क्या रखवा लेंगे? मैटर रखवा लेंगे। मतलब दोनों पार्टीज ने क्या दिया सर कोर्ट में, एक वकील साहब ने एफिडेविट दिया, आप जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वहां जाके आपने एफिडेविट दे दिया, लोक अदालत में आपका केस का नंबर चढ़ गया, जिस दिन लोक अदालत बैठेगी आपको बुला लेंगे, बोलेंगे सर कि लोक अदालत है और लोक अदालत का केस इस दिन सोल्व किया जाए, रिजोल्व किया जाए। द सेम डे जिस दिन लोक अदालत बैठेगी, और लोक अदालत हर 3 महीने में एक बार आ जाती है, तो जैसे नंबर आएगा लोक अदालत में आपको बुलाया जाएगा कि हाँ आप इतना एग्री करते हो, ये करते हो, उसके ऊपर ही जजमेंट ऑर्डर आ जाता है। बात समझ में आई सर? वैसे क्या होता है इन केसेस में, ऐसा होता है कि अच्छा कितने रुपए का फाइन है, 2000 रुपए का फाइन है, पार्टी आके बोलती कि हाँ आई एम एग्री टू फिल द फाइन। तो इस तरह के मैटर होते हैं जहां पर प्ली ऑफ गिल्ट हो जाता है, ठीक है ना सर। और जहां से ये चीज स्टार्ट होती है, देखिए मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, हम जो प्रोविजन रीड कर रहे हैं टेक्निकली क्या होता है सर, यहां से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, ये जो स्टेज है ना सर, इसके बाद ट्रायल है सर पूरा, उसके ऊपर इंक्वायरी थी, ये क्या है सर, पूरा ट्रायल है। अगर मान लीजिए प्ली ऑफ गिल्ट में वो कहता है यस मैं कबूलता हूं कि हाँ भाई मेरे से गुनाह हुआ है, ठीक है ना सर, मैं स्वीकार करता हूं, मैं अभिवाद करता हूं कि मैंने जुर्म किया है, आई एम प्लीडिंग गिल्टी, तो फिर वो कोर्ट क्या करता है, उसको वहीं पे कन्विक्ट कर देता है। इसकी भी अलग से सेक्शन है, इसका भी अलग से सेक्शन है। अगर वो मना करता है कि, तो फिर यहां से स्टार्ट होता है उसका क्या सर, यहां से उसका फिर एग्जामिनेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है, एविडेंसेस के पार्ट स्टार्ट होते हैं। अगर वो मना करता है तो यहाँ पे ट्रायल कंटिन्यू चलता है, यहाँ पे क्या चलता है सर, ट्रायल कंटिन्यू। मैं जब आपको जजमेंट राइटिंग क्लास लिखाऊंगा तो उस टाइम पूछूंगा, एक देखिए राजस्थान में क्या होता है जजमेंट राइटिंग के अंदर पैराग्राफ होते हैं, राजस्थान में जजमेंट राइटिंग जो होती है ना सर, देखिए राजस्थान की जजमेंट राइटिंग बाकी स्टेट से अलग है। हम लोग ज्यादा यहाँ पर फैक्ट्स नहीं देते, ज्यादा तथ्य नहीं दिए होते, तथ्य खुद बनाने पड़ते हैं, मतलब फैक्ट्स आपको खुद अप्रिशिएट करने पड़ते हैं। आप समझिए कैसे, मैं आपको 2 मिनट लूंगा आपका, है ना, इस बारे में। होता क्या है सर, जब आप जजमेंट राइटिंग करते हो, जजमेंट राइटिंग के अंदर जो मेन चीज होती है वो होती है पैराग्राफ्स। किसमें हम चलते हैं, पैराग्राफ टू पैराग्राफ में। बच्चों को नहीं पता होता कि पैराग्राफ नंबर 4 क्या आएगा,
5 क्या आएगा, 6 क्या आएगा, 7 में क्या आएगा। पहला पैराग्राफ में ये आता है, दूसरे पैराग्राफ में आता है। जजेस जो होते हैं दे आर वेरी अक्विंट विद द पैराग्राफ नंबर्स। पैराग्राफ नंबर में ये होगा, पैराग्राफ नंबर में 2 ये होगा, पैराग्राफ नंबर 3 ये होगा, पैराग्राफ नंबर 4 ये होगा। तो प्ली ऑफ अक्यूज का जो पैराग्राफ नंबर होता है वो होता है 4, ठीक है ना सर, जो लोकल कोर्ट में चलता है। चौथे नंबर का पैराग्राफ प्ली ऑफ अक्यूज का होता है, ठीक है ना सर। उससे पूछा गया कि आर यू, भाई उससे इस बात की स्वतंत्रता ली गई, या फिर उससे बात अभिलिखित रूप से पूछी गई क्या वो जो अपने जुर्म को स्वीकार करता है तथा उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में प्रत्याख्यित किसको किया गया, ऐसे करके उसको एक लैंग्वेज होती है, ठीक है ना सर। वो लैंग्वेज जब आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिखवा दूंगा, और इंग्लिश में क्या लैंग्वेज चलती है उसको भी मैं लिखवा दूंगा जब जजमेंट रीडिंग क्लासेस होगी हमारी। लेकिन अभी ये बात समझ लीजिए कि ये पैराग्राफ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, इसको समझिए। क्योंकि सर आर्टिकल 21 के इंश्योर करता है, क्या करता है ये आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 21 को ऐसे सर कि उस पर जबरदस्ती तो नहीं थोप रहे, क्या पता वो ट्रायल वो स्वीकार करता हो, आप एक तो ले रहे हो। तो आर्टिकल 21 यहाँ पर आता है, अनुच्छेद 21 यहाँ पर हम प्रोटेक्ट करते हैं अनुच्छेद 21 को। ओडियल्टम पार्टम पढ़ा होगा ना आपने कि हर आदमी को राइट है डिफेंड करने का, उस चीज में हम ये लोग लेते हैं। आगे चलिए सर, और यहाँ से ट्रायल कंटिन्यू रन करती है। आगे देखिए, फिर होता है सर किसका, मैं आगे ये डायग्राम को बढ़ाता जाऊंगा सर, ठीक है ना। यहाँ से ट्रायल कंटिन्यू होती है, और फिर यहाँ से जो चीज स्टार्ट होती है वो होती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। क्या होता है यहाँ से, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, इसको बोलते हैं हम लोग अभियोजन साक्ष्य। क्या बोलते हैं इसको, एक बार सेक्शन निकालिए, मैं आपको बहुत देर से दूर नहीं रख पाऊंगा इन चीजों से ना। देखो ट्रायल के में मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ, तुम अगर खुद घर जाना आज और सारे सेक्शंस देखना ट्रायल के अंदर। अभियोजन साक्ष्य का जो है सर वो है सेक्शन नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ। दो सौ सेक्शन नंबर है इसका सेक्शन नंबर निकालिए प्लीज। 253 बीएनएसएस में। देखो सर कोर्ट ऑफ सेशन में तो बनता है इसका 253, यहीं पे याद करना स्टार्ट करना सर। जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने सीआरपीसी पढ़ा हुआ है थोरोली, मैं उनको भी यही एडवाइस करता हूँ कि प्लीज दोबारा से चीजों को तभी पढ़ पाओगे, सेक्शंस दोबारा तभी याद हो पाएंगे जब आप उनके ऊपर एक बार कुछ पीछे को भूलने की कोशिश करोगे, ठीक है ना सर। इनके साथ कोरिलेटिव सेक्शंस मत लिखना, और ना मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, मैं चाहता हूँ आप नए याद करो, ठीक है सर। 253 पढ़ लिया आपने, वहां लिखा हुआ है डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, लिखा हुआ है अभियोजन साक्ष्य के लिए दिनांक या तारीख लिखा होगा सर 253 में, ठीक है सर। जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो जाएगा तो उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज होता है सर। ये सेक्शन है सर, दिस इज द सेक्शन नंबर 351 351, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, अभियुक्त की परीक्षा। 351, एक बार 351 निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। 313 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, इसको भी हम पैराग्राफ नंबर 4 में लिखेंगे। इसको भी कहाँ लिखेंगे हम लोग, पैराग्राफ नंबर 4 में ही लिखते हैं भाई इसका एग्जामिनेशन लिया गया, ठीक है ना सर। एक एक लाइन में खत्म करते हैं सर इन चीजों को लिखिए। पावर टू एग्जामिन अक्यूज, अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति, ठीक है सर। फिर आता है इसमें डिफेंस एविडेंस, डेट ऑफ डिफेंस एविडेंस, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन नंबर, मैं आपको कोर्ट ऑफ सेशन का बता रहा हूं, बाकी तुम जाके खुद देखोगे ट्रायल्स के अंदर। इसका जो सेक्शन नंबर है सर वो है आपका 256 बीएनएसएस, ठीक है ना सर, डिफेंस एविडेंसेस। 256 निकालिए एक बार जल्दी से सर, हाथ चलाइए बैरेट के ऊपर, थोड़ा समय लगेगा मुझे पता है, लेकिन ये आपको एंड टू एंड याद होना चाहिए कि हाँ सर 256 में याद दिया हुआ है। मैं आपको और भी जगह दिखा देता हूँ, 256 लिखा हुआ है एंट्री अपॉन एविडेंस, ठीक है सर। अड्यूज एविडेंस ही में टू सपोर्ट लिखा हुआ है, अड्यूज एविडेंस ही में सपोर्ट, हिंदी में देखिए,
उसके समर्थन में उसके पास हो तो, ठीक है ना सर। डिफेंस एविडेंसेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य, हिंदी में लिख सकते हो आप, प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य, डिफेंस एविडेंसेस, प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य, ठीक है सर। इसके बाद जो चीज होती है, ये डेट ऑफ डिफेंस एविडेंस होने के बाद में जो चीज कोर्ट में अगली पेश होती है सर, ये एक तरह से ना, आप ये जैसे आपने माला देखी, माला जैसे माला को पिरोते हैं ना सर, अगर आपने ये ट्रायल अच्छे से किया है, ये चीजों को अच्छे से किया है ना सर, तो आप माला की तरह पिरो लोगे पूरे सीआरपीसी को। पढ़ने का तरीका होता है, वो पढ़ने का तरीका सीखिए, और वैसे ही सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। हर चीज को पढ़ने का क्या है सर, एक स्पेसिफिक तरीका। तुमको सीधा में सेक्शन नंबर 1 से शुरू हो जाओ, चलो लिखना स्टार्ट करो, नहीं सीख पाओगे। समझोगे तो रट लोगे, रट लोगे तो समझ नहीं पाओगे। रटने से तोता बनता है सर, तो समझने से तुम जज बनोगे, ठीक है सर। ये सब होने के बाद में सर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं अंतिम बहस। अंतिम बहस के बाद में सर क्या होता है कि कोर्ट जजमेंट देता है। यहाँ पर न्यायालय क्या देता है, निर्णय देता है। अगर अक्विटल है, अगर दोष मुक्त है, तो न्यायालय यहाँ पर दोष मुक्त आपको कर देंगे। न्यायालय आपको क्या कर देंगे सर, दोष मुक्त कर देंगे, ठीक है ना सर। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन में जो दोष मुक्ति की गई है, डेट इज अंडर सेक्शन 258, कहाँ पे की गई है सर, ये कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर है। लेकिन अगर आपको देखिए, अगर आपको कन्विक्ट किया है, क्या किया है, कन्विक्ट, मतलब अगर दोष सिद्धि की है, क्या किया है सर, दोष सिद्धि। अब क्या होता है ना सर, जब आप जजमेंट राइटिंग करते हैं आरजेएस के मेंस के अंदर, सुनिएगा सर, दो वन बहुत काम की बात बता रहा हूँ। जब आप जजमेंट राइटिंग करते हैं, हाईकोर्ट हमेशा से जजमेंट पूछता है जिसमें 100%, 100% आपको क्या करना पड़ेगा, कन्विक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्विट किया है तो जजमेंट हो जाएगा छोटा, लेकिन आपने कन्विक्ट किया है तो जजमेंट में फिर एक और चीज होती है, सिविल की तरह नहीं है सर। यहाँ पर सिविल में तो क्या होता है सर, जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद पार्टी एग्जीक्यूशन के लिए पहुंच गई, निष्पादन में चली गई। लेकिन यहाँ क्रिमिनल केसेस में क्या होता है सर, जजमेंट आने के बाद में एक और हियरिंग होती है, हियरिंग ऑन सेंटेंस, हियरिंग ऑन सेंटेंस। भाई सजा कितनी दी जाएगी उसके ऊपर एक सुनवाई होती है, सजा कितनी दी जाएगी। तो इसमें मेनली जो पॉइंट्स होते हैं, अब जो वकील होता है, डिफेंस एडवोकेट होता है, वो अपने पॉइंट्स बदलता है और प्रोसिक्यूशन में अपने पॉइंट्स बदलता है। प्रोसिक्यूशन को पता है कि अब तो केस हम जीत ही चुके हैं, तो प्रोसिक्यूशन तो क्या कहता है, मतलब अभियोजन जो होता है, स्टेट का जो वकील होता है, सरकारी वकील होता है, वो पता है क्या कहता है, वो कहता है सर इसने बहुत जघन्य अपराध किया है, ही डिड द हीनियस ऑफेंस, मैक्सिमम पनिशमेंट मिलना चाहिए इसको। मान लीजिए मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ इंप्रिजमेंट, डेथ, ठीक है ना सर। तो कहता है कि सर को डेथ, कैपिटल पनिशमेंट ही मिलना चाहिए, ये केस है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और यहां पर ही पॉइंट रेज किया जाता है किसका, प्रीवियस कन्विक्शन का। पूर्व दो सिद्धि का जो पॉइंट है वो इस टाइम पे लेके आया जाता है, पूर्व दो सिद्धि आप पहले नहीं लेके आते। इसके बाद सर देखो मैं आपको दिखाता हूं, कन्विक्ट होता है तो फिर क्वांटम पे सजा होती है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे, मतलब कितनी मात्रा में सजा दी जाएगी, यहां पर वो सुनवाई होती है। प्रोसिक्यूशन क्या पॉइंट रखता है यहाँ पर, अभियोजन क्या क्या रखता है सर, एक तो रखता है कि सोसाइटी के, समाज के विरुद्ध अपराध किया है। दूसरा रखता है सर कि ये तो हीनियस टाइप का ऑफेंस है सर, जघन्य अपराध है। तीसरा रखता है सर कि अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, ये प्रीवियस कन्विक्शन की जो बात है सर, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। प्रीवियस कन्विक्शन पहले नहीं रेज किया जाता, अगर तुमने पहले रेज कर दिया है, देयर आर जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर आपने पहले प्रीवियस कन्विक्शन बता दिया है, मान लीजिए ट्रायल के बीच में आप बोल रहे हो कि सर ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी है, पहले भी इसने ऐसे किया है, याद कर लेना, सेक्शन नंबर 14 एक्सप्लेनेशन नंबर 1 भारत साक्ष्य, सॉरी इंडियन एविडेंस एक्ट, और वो स्टेट ऑफ माइंड वाला कौन सा सेक्शन बन गया भारत साक्ष्य अधिनियम में, बताइए आप मुझे, 12 बन गए। तो सेक्शन नंबर 12 स्पष्टीकरण 1, आप उसमें क्या बात करते हो कि आप जनरल, आप सामान्य बातें नहीं करोगे, जनरल बातें नहीं करोगे, स्पेसिफिक जो केस है वो याद करोगे। याद करो इलस्ट्रेशन PQR, कौन सा इलस्ट्रेशन था, NOP, सॉरी NOP, देखो मेरे को इतने याद नहीं रहते, आप लोग बताइए मुझे, पढ़ाया तो मैंने ना। NOP याद कीजिए, NOP में क्या होता है, जनरल डिस्कशन की बात नहीं है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है,
आप पूर्व दोष सिद्धि की बात नहीं कर सकते जब तक उसका मतलब ना हो। बात समझ में आ रही सर? इस टाइम पर प्रोसिक्यूशन ये सारी बातें रेज करता है। और डिफेंस क्या बोलता है यहाँ पर? डिफेंस यहाँ पर ये बोलता है, डिफेंस से बोलता है कि सोल ब्रेड अर्नर है सर, अकेला काम, अकेला कमाने वाला है। या फिर बोलता है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। क्या बोलता है सर? पहली बार अपराध किया है, थोड़ा सा लीनियंसी रखना। क्या बोलता है सर? पहली बार अपराध किया है, पहले थोड़ा सा लीनियंसी रखिएगा। बात समझ में आई सर? तो इस तरह के पॉइंट्स बनाते हैं सर। और यहां पर एफआईआर का ट्रायल होता है, खत्म बस सर। एफआईआर यहां पर जो एफआईआर से केस स्टार्ट होता है उसका एंड होता है सर। यहां पर बच्चा ये सब चीजें सीखता है सर जब जजमेंट राइटिंग में आता है, क्योंकि ये जो हियरिंग ऑफ क्वांटम ऑफ सेंटेंस है कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन तुम सबसे पहले सीखो ताकि तुम्हारे दिमाग पर, जब तुम्हारे पास वैसे 45 दिन हो, तुम्हारे दिमाग पर तनाव ना पड़े कि ये भी एक चीज है। अच्छा सर, इसका पूरा एक अलग से बनता है, तो मतलब अक्यूटल तो वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन ये बाकी चीज और खिंच के आती है नीचे। यहाँ पर दी एंड होता है कौन से ट्रायल का? एफआईआर से जो शुरू हुई है। कैसे शुरू हुई है सर? एफआईआर से जो ट्रायल स्टार्ट हुई है उसका खत्म होता है यहाँ पर। अब हम समझेंगे कंप्लेन केसेस कैसे होते हैं। क्या समझेंगे? कंप्लेन और फिर इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती है। बात समझ में आई सर? देर आर सेवरल प्रोविजंस इन बिटवीन ऑल्सो। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा छोटा करके बताता हूँ, ठीक है सर? ये इससे छोटा नहीं हो सकता। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर एफआईआर। आपने डायग्राम देख लिया होगा पूरा। इस डायग्राम के जो भी सेक्शंस लिखे ना सर, इस सेक्शन पे विशेष गौर दीजिएगा, सवाल यहीं से आएगा, ठीक है ना सर? मैं आपको देखिए, मैं हमेशा अपनी पढ़ाने के अप्रोच को चेंज करता रहता हूँ। जैसे आप एपीओ में पढ़े होंगे तो मैंने इस अप्रोच से नहीं पढ़ाया था। आई टुक ए डिफरेंट अप्रोच। यहाँ अप्रोच डिफरेंट है। उसका एक उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए, ठीक है ना सर? अब लिखिए कंप्लेंट। क्या लिखिए सर? अब क्या जाएगा? परिवार। चैप्टर कौन सा इसका? कौन चैप्टर है? 16। पहले था 15, अब बन गया है 16, अध्याय 16। अरे जिस दिन छुट्टी हो जाती मेरा भी मन नहीं लगता, सही बताऊं ना मैं आप लोगों को। ऐसे मैं भी बोर बोर ही फील करता हूँ। लेकिन वो क्या हुआ ना कि मुझे नहीं पता था कि जहाँ मैं गया था वो इतना दूर है। एंड आई ड्राइव अराउंड 1200 किलोमीटर ड्राइव हो गई मेरी आना जाने में। तो इस वजह से कल छुट्टी करनी पड़ेगी। और सैटरडे को अपना टेस्ट डे होता है। ऐसे छुट्टी मुझे छुट्टी लेना बिल्कुल नहीं पसंद। और जो बच्चा छुट्टी करता है वो तो मेरे लिए बिल्कुल अप्रिय है। जो बच्चे रेगुलर नहीं आते ना, मेरे को खुद उनको पसंद नहीं करता कि यार ये नॉन सीरियस कैंडिडेट है, इस पर ध्यान नहीं दूंगा। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है मैं उन पर ध्यान नहीं देता। सिंपल सी बात है, समझ लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि सर मैं चाहता हूं कि आप एक एक ज्ञान का कतरा निचोड़ लो, सब कुछ ले लो, जो भी है ना सर, जितना भी मेरे पास है, जिससे ज्यादा ले लो, लेकिन ले जाओ, बस पढ़ो और सफल हो जाओ। टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, ठीक है सर? देखिए, कंप्लेन जो सबसे पहले स्टार्ट होती है सर, आप परिवाद करते हो बिफोर इधर सीजेएम और एसीजेएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किसके विरुद्ध आप कहाँ करते हो सर आप परिवाद? इधर इधर सीजेएम, एसीजेएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। प्रैक्टिकली क्या होता है सर परिवाद के लिए? हम लोग सीजेएम या एसीजेएम आपकी कोर्ट में ही जाते हैं, हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपकी कोर्ट में नहीं जाते, ठीक है ना सर? एक परिवार के लिए एक अलग से कोर्ट हो जाती है फिर वो, कि उसे किसी को भी कंप्लेंट डालनी है, इस डिस्ट्रिक्ट की सारी कंप्लेंट कहाँ जाएगी? इस फलाने कोर्ट में जाएगी। और एक और बात याद रखिएगा, ये जो ट्रायल की हम बात कर रहे हैं, कंप्लेंट एक ऐसी चीज है सर, इसमें मजिस्ट्रेट साहब यहीं पे डिसाइड करते हैं कि कॉन्ग्रेंस लेना है या नहीं लेना। सेक्शंस लिखिए, इनके रिलेटिव सेक्शंस लिखिए। एक सेक्शन लिखिए प्लीज आप, एक लिखिए सेक्शन 100 आप लिखिए तो सेक्शन 212। क्या लिखिए यहाँ पर? जब आप जा रहे हो मजिस्ट्रेट साहब के सामने तो आप जाते हो सेक्शन 212 में, कहाँ जाते हो?
212 में। फिर संज्ञान लेना है या संज्ञान नहीं लेना, ये लिखा हुआ है सर कहां पर, 210 में। सेकंड स्टेज आती है सर कि मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करते हैं कि कॉग्निजेंस लेना चाहिए या फिर नहीं। ये जो स्टेज है सर, ये स्टेज होती है 210 की। और जब कंप्लेन की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो एक और बात याद रखना, जब भी मजिस्ट्रेट के सामने हम कंप्लेन पेश कर रहे हो आप, तो उस टाइम पर मजिस्ट्रेट साहब सबका एग्जामिनेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? परीक्षा उसी टाइम हो जाती है, मजिस्ट्रेट साहब बोल देते हैं कि जितने भी आपके विटनेसेस है ना, सबको ले आओ। समझ में आई? और कंप्लेन केस ऐसे होता था इनिशिएट। ठीक है सर, इट कैन बी द कॉग्निजेबल लेना है या नहीं लेना है। जैसे मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेबल ले लिया, कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद जो स्टेज आती है मजिस्ट्रेट साहब करते हैं एग्जामिनेशन। क्या करते हैं? मजिस्ट्रेट साहब को लगा प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, तो मजिस्ट्रेट विल गो फॉर द हियरिंग। लिखिए, सुनवाई, सुनवाई साक्षी, साक्षी प्लस परिवादी, परिवादी कंप्लेनेंट, साक्षी प्लस परिवादी। ये मैंडेटरी प्रोसीजर है। क्या है सर? ये मैंडेटरी प्रोसीजर है, आज्ञापक प्रावधान है। सेक्शन लिखिए 223, सेक्शन लिखिए सर कौन सा? 223। इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन ओवर देयर। 223 का मैंडेटरी प्रावधान है सर ये। प्लीज पॉइंट नंबर 4। ठीक है सर, यहां पर पॉइंट नंबर 4 पर लिखिए 225। ये पॉइंट नंबर 4 का एरो 225 पे आना चाहिए। ठीक है सर, यहां होती है इंक्वायरी, जांच, और इधर होता है सर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये, हाँ जी कौन बताएगा, ये इन्वेस्टिगेशन एफआईआर से अलग क्यों होता है? बता था ना मैंने आप लोगों को, याद करो, मैं जब बताया था सर देखो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 13 का अलग है और 16 का अलग है, ये इन्वेस्टिगेशन अलग क्यों होता है? याद कीजिए, बताओ, कोई बताइए मुझे। मैं बताया सर देखिए इन्वेस्टिगेशन, हाँ नहीं भाई, कंप्लेन का जो इन्वेस्टिगेशन है वो एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन से अलग कैसे होता है? क्या विशेष बात है? और मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी आप लोगों को। इफ यू गो एंड लुक एट द अप्रोप्रिएट प्रोविजंस, मैंने 223 पढ़ी, एक बार मैंने अंडरलाइन करवाया होगा आपको 223 में। आपको गो एंड लुक एट सेक्शन 225, सॉरी 225 देखिए, मैंने अंडरलाइन करवाया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए प्लीज, क्या विशेष बात थी जो मैंने बताई थी इसमें? इन्वेस्टिगेशन की क्या पावर चेंज हो जाती है? अदर पर्सन को भी बुला सकते हैं, मतलब पुलिस वाले के अतिरिक्त भी कोई आदमी अन्वेषण कर सकता है। पुलिस वाले के अतिरिक्त भी कोई, मतलब कोई पुलिस वाले से अलग भी कोई आदमी क्या कर सकता है सर? यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एंड दैट्स अ वेरी यूनिक पॉइंट जो इसकी इन्वेस्टिगेशन बनाता है। आप एफआईआर में देखिए पुलिस वाला ही सब कुछ करने के लिए ऑथराइज है, लेकिन कंप्लेन केसेस में अदर देन पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, एक्सेप्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को छोड़ के कोई भी करे। बात समझ में आई? तो ये इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा सा स्टेज यहाँ पे दिया हुआ है सर। ठीक है सर, ये जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, इट इज अदर देन, इट इज अदर देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चैप्टर 13। यह अध्याय 13 से भिन्न अन्वेषण है। ये अध्याय 13 से भिन्न अन्वेषण है। ये अध्याय 13 से भिन्न अन्वेषण है। अदर पर्सन देन पुलिस, यस यस तेजस्वी। ठीक है ना सर, आगे लिखिए, द 5th पॉइंट लिखिए प्लीज। मेटसेप आप चाहें तो यहां पर डिसमिस भी कर सकते हैं कंप्लेन। क्या कर सकते हैं सर? डिसमिस कर सकते हैं।
डिसमिस द कंप्लेंट, परिवाद को खारिज किया जा सकता है 226 में। मजिस्ट्रेट साहब को इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद पता लगता है कि यार कुछ मैटर बनता नहीं है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेंस लेने के बाद भी क्या कर सकते हैं, उसको डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन कॉग्निजेंस की स्टेज पहले आ जाती है इधर, ठीक है ना सर। डिसमिस द कंप्लेंट, परिवाद को खारिज किया जा सकता है 226 के अंदर। अगर आप देखें इधर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस दिया हुआ है 227। इशू प्रोसेस, इशू प्रोसेस, प्रोसेस इशू हो जाता है सर। यहां से क्या हो जाता है 227 में क्या हो जाता है सर, आप प्रोसेस इशू कर देते हो। प्रोसेस का मतलब होता है आदेशिका जारी कर देते हो। आदेशिका जारी करने का मतलब होता है सर कि आप समन भेज रहे हो, वारंट भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो सर, इशू ऑफ प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना सर। इशू ऑफ प्रोसेस, आदेशिका का जारी किया जाना, या लिखिए आदेशिका का जारी किया जाना, इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है ना सर। अब इसमें समन, तो समन आप एक बार 227 निकालिए, 227 निकालिए, 227 जल्दी से। हाथ चलाओ यार, ऐसे ढीले मत बैठो, हमारे हाथ तो रुकने नहीं चाहिए। तुम्हारे हाथ में कौन सी मेहंदी लग रही है, ये बुक खराब हो जाएगी। 227 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए समन केस, अगर समन मामला है तो क्या होगा, तो समन जारी करेगा। क्या लिखा हुआ है, वारंट केस, अगर वारंट मामला तो क्या होगा सर, वारंट जारी करेगा। बात समझ में आई, ठीक है सर। और ये दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है सर, कि कोई भी समन या वारंट इशू नहीं होगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट दे ना दे। ये इंपॉर्टेंट है सर, यहां से आरजीएस का सवाल बनता है कि समन और वारंट कब तक जारी नहीं होंगे, तब तक प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की लिस्ट नहीं देगा। 4 ऑप्शन में देता है कि डिफेंस विटनेस की लिस्ट नहीं देगा, प्रोसिक्यूशन की विटनेस की लिस्ट नहीं देगा। तो सर इनको बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। सवाल आएगा तो यहीं से आता है हमारी, बाकी तो फिर सबको एक साथ एक साइड कर दो। मेजर मेजर जो प्रोविजन है उसको करेंगे। रट्टा एप्लीकेशन वाला काम है, लिखवाने वाला काम है, वो एक साथ कराऊंगा, लिखा के दबा के लिखाऊंगा। लेकिन इनिशियली जो काम है हमारा, वो काम है उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हिट करना। डेफिनेशन क्लोज इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना सर। आज पूरा ये जितने भी चीजें हैं मैं खत्म करके उसके बाद क्लास छोड़ूंगा, और कल मैं याद सुनूंगा सबसे कि ये क्या क्या प्रोसेस है, इसके बाद क्या स्टेज होती है, इसके बाद और सेक्शन भी पूछूंगा बीएनएसएस के। कल आइएगा तो मैं 5 मिनट आपसे सवाल ही पूछूंगा, आप बिल्कुल याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है सर। इशू प्रोसेस के बाद में क्या होता है सर, इशू प्रोसेस हो गया सर। इशू प्रोसेस के बाद में आदेशिका जारी होने के बाद में अगर अक्यूज अपीयर हो जाता है, अगर अपराधी या अभियुक्त हाजिर हो गया सर, अक्यूज क्या हो गया सर, अपीयर हो गया। अगर अक्यूज अपीयर हो जाता है तो उसको फिर डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं सर, दस्तावेज दिए जाते हैं, ठीक है ना सर। और ये दस्तावेज जो दिए जाते हैं, इन दस्तावेज का सेक्शन कौन सा है सर, इनका सेक्शन है 231। कौन सेक्शन है, देखिए एक बार 231 निकालिए जल्दी से। देखो अभी भी इन्होंने इसको सही नहीं किया है। व्हाट दे वांट, कॉपी पेस्ट करते हैं लोग। पहले भी इसमें मिस्टेक थी, अभी भी इसमें मिस्टेक है। 231 में मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर है 231 का, हेडिंग भी और अंदर भी। अभी इन्होंने अभी भी नहीं किया है। देखिए पहले लाइन पढ़ी है, वेयर ए केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देने उन्होंने पुलिस रिपोर्ट, जहां कहीं भी मामला, पहले लाइन पढ़ी, जहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित की किसी मामले में, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न किसी मामले में, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामला कौन सा होता है, कंप्लेन या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वाला होता है सर, या सूचना प्राप्ति पर जो मामला बनता है, उसमें जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट कहाँ दिए हुए सर, अपने सेक्शन 231 में। लेकिन अगर तुम सेक्शन को पढ़ोगे ना, इसमें मिस्टेक क्या है सेक्शन के अंदर। देखिए सर ये बात करता है किसकी, कोर्ट ऑफ सेशन की। अब कोर्ट ऑफ सेशन हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, सुनिएगा सर, कोर्ट ऑफ सेशन हमारे लिए मुख्य नहीं है। हमारे लिए मुख्य क्या है सर, हमारे लिए जो मेन चीज है वो कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है। कोर्ट ऑफ सेशन का तो उधर ही 207 में कवर हो रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन का तो 230 में ही कवर हो रहा है। ये तो इन्होंने कोर्ट ऑफ सेशन गलत लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग गलत है। लिखा हुआ है ना, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त कथनों पर। सेशन न्यायालय क्यों आता है भाई इसमें, बाकी केस आएंगे ना इसके अंदर तो। लेकिन जब आप अंदर पढ़ोगे तो मतलब इसकी जो मार्जिनल हेडिंग है ना ऊपर की, वो उसमें मिस्टेक है, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है सर इसके अंदर। इसके अंदर सर, इसके अंदर मिस्टेक क्या है सुनिए एक बार, इसके अंदर मिस्टेक है इसकी हेडिंग, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। नहीं, सेशन न्यायालय भी 230 के अंदर ही कवर हो जाता है, इनकी हेडिंग में गड़बड़ है। जब आप पहली लाइन पढ़ते हो ना 231 की, तब आपको समझ में आता है कि यार यहाँ में मिस्टेक है। ये बात करता है किसकी, कंप्लेन की और
सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हो सकते हैं कंप्लेन केसेस भी, ये भी मैं मानता हूं कि हाँ यार हो सकते हैं, सेशन न्यायालय भी विचारण करे कंप्लेन केसेस पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेशन न्यायालय के लिए स्पेशल प्रोविजन इन्होंने नहीं बनाया। ये कॉपी पेस्ट किया है पुराने वाले से। किससे कॉपी पेस्ट किया है? हाँ 208 था पहले, ये उसको भी कॉपी पेस्ट मार के लिखे, इसमें मिस्टेक है, ठीक है ना सर, 231 हो गया, ठीक है सर। फिर क्या होता है सर? क्या आता है सर? चार्ज फ्रेमिंग, आरोपों को विरचित करना, आरोपों को विरचित करना। वारंट का बताइए, वारंट में कहां करते थे हम चार्ज फ्रेमिंग? वारंट ट्रायल में बताइए चार्ज फ्रेमिंग कहां होता था? तो बोलिए, अभी बताया था ना आप लोगों ने मुझे, वारंट ट्रायल में कहां था सर चार्ज फ्रेमिंग? 269 है सर, एक बार जाके देखिए 269, प्लीज एक बार जाके 269 देखिए। ये जो मैटर है सर 269 वाला मैटर कौन सा है? देखिए सर, वारंट ट्रायल दो तरह के मामले होते हैं, एक तो होता है पुलिस रिपोर्ट पर, एक होता है अदर देन पुलिस रिपोर्ट। एक तो होता है वारंट ट्रायल सर दो तरह से काम करता है, पुलिस रिपोर्ट पर और पुलिस रिपोर्ट से अन्य या भिन्न। बात समझ में आएगी सर? तो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न कौन सा है? 269, यहाँ पर चार्ज फ्रेमिंग हो रहा है। फिर 269 देखिए, मेरे लिए भी मेरी भी पहली बारी पढ़ा रहा हूँ, किसको? बीएनएसएस को, सीआरपीसी को नहीं। सीआरपीसी तो मैंने आई रेड सीआरपीसी थाउजेंड्स ऑफ टाइम, और मतलब एक दिन में समझ में नहीं आते इन सबके। अब आप इनको कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे बार बार, देन यू विल रियलाइज। अंडरलाइन कीजिए इधर 269 में लास्ट लाइन अंडरलाइन कीजिए, ही शेल फ्रेम ए राइटिंग चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, लिखा हुआ है लास्ट लाइन देखिए। 269 की लास्ट लाइन देखिए, 269 की लास्ट अंतिम लाइन देखिए, हिंदी में नाम बच्चे, उसके द्वारा पर्याप्त रूप से तो वो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप से विरचित करेगा, लिखा हुआ है। तो सर यहाँ पर जो ये मामला कौन सा बन रहा है सर? अदर देन पुलिस रिपोर्ट। लिखा हुआ है ना बी पॉइंट, इसके 267 के ऊपर में बी पॉइंट देखिए आप, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। तो उसका जो चार्ज फ्रेम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? 269 में हो रहा है। बस वेरी गुड, इतना सा समझिए, बस समझदार बच्चे हो तुम, ठीक है ना सर? चार्ज फ्रेमिंग हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर सर डिस्चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पर ट्रायल भी हो सकता है। डिस्चार्ज मतलब होता है उन्मोचित, क्या हो सकता है सर यहाँ पर? उन्मोचित, आप उसको उन्मोचित भी कर सकते हो। सेक्शन देखिए, सेक्शन देखिए 268, क्यों सेक्शन देखिए 268, और जब ट्रायल चलेगा तो प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस, अभियोजन के साक्ष्य, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस का कौन सा सेक्शन है सर? प्रोसिक्यूशन एविडेंस का जो सेक्शन आएगा इसमें वो आएगा अपना 267, कौन सा आएगा? अभियोजन के साक्ष्य 267। अरे सर कोई बात नहीं, पहली बार जो पढ़ेगा ना उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप पूरा सीआरपीसी खत्म करने लगोगे ना तो ये वरदान है आपके लिए। ये जो पूरा डायग्राम है ना सर, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या करा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप एंड ऑफ द डे में पहुंचोगे ना, देन यू विल रियलाइज ये पूरा एक क्या है, एक स्केलेटन है। अरे ढांचा होता है ना हड्डी का, क्या हड्डी के ढांचे के बिना आप खड़े रह पाओगे क्या? किसी की हड्डियां के जगह खड़े हो जाओगे। वैसे सर सीआरपीसी खड़ा नहीं हो सकता तो आपको ढांचा नहीं दूंगा। रावण बनाया कभी आप लोगों ने? रावण, या फिर होलिका दहन में होलिका बनाई है, हाँ बनाइए होलिका, तो उसमें आप एक स्ट्रक्चर का बेस रखते होंगे ना, एक डंडा रखते होंगे, होली का डंडा रोक देते हैं ना बहुत टाइम पहले गाँव में। अरे एक फागुन आने के एक महीने पहले क्या कर देते हैं? होली का डंडा रोक देते हैं गाँव के चौराहे पे। उसका पर्पस क्या होता है कि होली आने वाली है अब, और जितने भी आसपास की झाड़ियां होती है फिर उस डंडे के चारों तरफ लगाते रहते हैं, फिर उसको बांध देते हैं रस्सी से और उससे। तो वैसे सर सीआरपीसी या बीएनएस का जो स्केलेटन है वो है ये 3 डायग्राम जो अभी खत्म होंगे, मैं इनको करवा के फ्री होऊंगा, ठीक है ना सर?
और जब ये सब कुछ हो जाएगा, जब ये पूरी चीजें खत्म हो जाएगी और जब कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होगा, देखिए एविडेंस फॉर डिफेंस भी आता है, फिर प्रोसिक्यूशन हो गया, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, फिर आता है डिफेंस एविडेंस, प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य, प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य 270 कौन सेक्शन है, 270, ठीक है सर। फिर क्या आता है सर, सब कुछ होने के बाद में वही सर अक्विटल और फिर कन्विक्शन, वही सब सेम चलेगा सर, ठीक है ना। अक्विटल, कन्विक्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वारंट ट्रायल ही होगा। देखो कंप्लेंट केसेस में कभी कभी क्या होते हैं, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन केसेस भी आते हैं, और जब कोर्ट ऑफ सेशन आएगा तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन का सेक्शन लिखना, बात समझ में आई सर। जजमेंट राइटिंग के लिए आपको सारे प्रोविजंस आने चाहिए कि अंडर सेक्शन सो एंड सो प्रोसिक्यूशन हैज बीन एग्जामिन्ड, द प्रोसिक्यूशन हैज सबमिटेड सो एंड सो एविडेंसेस, बात समझ में आई सर। उसमें आपको सब कुछ लिखना होता है और सेक्शंस आपको, और जब आपको ये डायग्राम याद है ना तो जजमेंट राइटिंग के लिए आपको हेल्प मिलेगी, या बात याद रखें, ये डायग्राम बहुत काम आएगा आपको इन फ्यूचर, ठीक है सर। अक्विटल कन्विक्शन सेम चीजें चलेगी सर। अक्विटल कन्विक्शन जो इसका दिया हुआ है, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 271, कहां दिया हुआ है सर, 271, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल लिखा हो ना, विचारण की समाप्ति 271, तो यहाँ पर अक्विटल हो सकता है या फिर कन्विक्शन हो सकता है, बात समझ में आई सर। और फिर इधर वापस हियरिंग ऑन कन्विक्शन होता है, फिर वापस सर वही सेम चीज, भाई दोष सिद्धि पर सुनवाई, भाई कितनी सजा दी जाएगी, सजा की सीमा कितनी होगी, उस पर सुनवाई जो होती है, फिर वो सारे पॉइंट है ना, तुम दूसरे चाहो तो जोड़ लेना। और फिर यहाँ पर इसका हो जाता है सर ट्रायल ओवर, फिर वही सर वापस दोबारा बनाओगे कि प्रोसिक्यूशन क्या क्या बोलेगा, डिफेंस क्या क्या बोलेगा, समझ गए ना सर, समझदार हो तो ट्रायल एंड होती है, ठीक है ना सर। जजमेंट आने के बाद में सर यहाँ पर अक्विटल और कन्विक्शन हो जाता है, फिर ट्रायल एंड हो जाती है लास्ट में, ठीक है। इंफॉर्मेशन केस, थर्ड जो प्रोविजन है अपना, थर्ड जो केस बनता है वो कौन सा बनता है, इंफॉर्मेशन केस। एक बार सेक्शन निकालिए 210, सेक्शन निकालिए 200। इंफॉर्मेशन केस की शुरुआत कहां से होती है सर, 210 से, वेरी गुड यार, निकालिए 210। 210 का सी पॉइंट देखिए, 210 1C, देखिए 210 1C। मान लीजिए आपको सीजेएम अपने जिले के, आप अपने जिले के क्या बने, सीजेएम। जब आप सीजेएम बने अपने डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए आप सीजेएम बनते हैं अपने जिले के अंदर, ठीक है ना सर। जब आप अपने जिले में सीजेएम बनते हो और सीजेएम बनने के बाद में ऐसा हुआ है कि आप अखबार पढ़ रहे थे, आए वो अमूमन बैठ के सुबह सुबह, उसमें आपने देखा कि लड़के के साथ हुई मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, ठीक है ना। लड़का मरणासन हालत में, मतलब बहुत सीरियस इंजर्ड है, हॉस्पिटल में पड़ा है, उसमें डॉक्टर का स्टेटमेंट भी था कि बहुत बुरी हालत है, 24 से 48 घंटे क्रिटिकल कंडीशन दी हुई है, और फिर भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। यू आर द सीजेएम, आपने अपने सेशन जज साहब से बात करी, उन्होंने डीएम साहब से बात करी, एंड यू डिसाइडेड कि आई हैव टू टेक द कॉग्निजेंस इन द सेम मैटर, यू हैव डिसाइडेड, क्योंकि कोई सामने नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। क्रिमिनल केसेस में ऐसा होता है ना कि कोई सामने नहीं आया तो काम नहीं चलता। हमने एक इलस्ट्रेशन पढ़ा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि भाई एक महिला बोलती है कि उसके साथ में बलात्कार हुआ है, बलात्संग हुआ है, अगर उस महिला ने परिवादी नहीं दर्ज कराई तो फिर वो तथ्य सुसंगत नहीं है, अगर आपको वो इलस्ट्रेशन याद है तो, सो एंड सो का, ठीक है ना सर। अब समझिए बात को, क्रिमिनल केसेस इनिशिएट नहीं होते और भागते नहीं है जब तक कोई पार्टी ना आए खुद कोर्ट के सामने। मान लीजिए दो परिवारों में मुठभेड़ हो गई भयंकर, सबने एक दूसरे के सर खोल दिए, लेकिन दोनों पार्टी में से दोनों ने बोल दिया कि तो हमारे घर का आपसी मामला है, हम तो हर आए दिन ऐसे ही करते, साल में एक बार, जब तक एक दूसरे के सर ना खोले परिवार में शांति नहीं बनी रहती, कोई मामला दर्ज कराने को तैयार नहीं, तो आप
खुद से थोड़ी करोगे। लेकिन कभी कभी कोई संगीन अपराध ऐसा होता है कि क्या पता विक्टिम डर के मारे नहीं एफआईआर दर्ज करा रही हो सकता है कोई रेप का केस हो इस महिला का, और महिला को जान से मारने की धमकी दी हो और वो खुद जाके एफआईआर न दर्ज कराए, लेकिन कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उस पर लेते हो कॉग्निजेंस। इसकी शुरुआत होती है 190, वो पहले होता थी 191C से, लेकिन अब जो सेक्शन है वो है 210(1)C। आप एक 210(1)C को पढ़िए, 210(1)C पढ़िए प्लीज, 210(1)C पढ़िए। अपॉन द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर से अन्य से सूचना आनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर के थ्रू सूचना नहीं आनी चाहिए। और अपॉन हिज नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर या स्वयं अपनी जानकारी पर कैसा अपराध किया गया है। तो उन मामलों में क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब को न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला, कैसे पता लगा, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र लिख देता हूँ, ठीक है ना, न्यूज़पेपर के थ्रू पता लगता है, समाचार पत्र के थ्रू पता लगता है, तो वो क्या करते हैं सर, सबसे पहले इश्यू ऑफ प्रोसेस, आदेशिका को जारी कर देते हैं। ही इशूड द इश्यू ऑफ प्रोसेस थिंग, ठीक है ना सर, उन्होंने क्या किया सर, इश्यू ऑफ प्रोसेस कर दिया। और इश्यू ऑफ प्रोसेस कहां दिया हुआ है, 200 अभी लिखवाना है सर, आदेशिका को जारी किया जाना 227। अब जैसे इश्यू ऑफ प्रोसेस होगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस में एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, वो ध्यान रखा जाता है सेक्शन 211 का। मतलब अगर आपने 211 का ध्यान नहीं रखा तो प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी, जितनी भी प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी सर, दूषित हो जाएगी। हाईकोर्ट का फेवरेट सवाल है ये, इस साल पूछा जाएगा। एक सेक्शन निकाल लीजिए प्लीज, एक सेक्शन निकाल लीजिए, लास्ट ईयर नहीं पूछा गया लेकिन इस साल तो डेफिनेटली दे विल आस्क, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं ना पूछे। सेक्शन निकालिए आप, सेक्शन नंबर, अब जो नए सेक्शन नंबर है उसने 506 से लेकर 511 तक, 506 से लेकर 511 सारे इंपोर्टेंट है सर, ठीक है ना सर। इंफॉर्मेशन केस को समझ रहे हैं हम, ठीक है सर। पांच सौ सात में एक चीज अंडरलाइन कीजिए, देखो 506 में तो क्या है कि अगर 506 में अगर मजिस्ट्रेट या फिर जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं था, जो मजिस्ट्रेट सशक्त नहीं था, जो मजिस्ट्रेट सशक्त नहीं था उसके द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, ये कौन से 506 के अंदर तो कार्रवाई है जो कि प्रभावित नहीं करती। लेकिन 507 की लिस्ट पढ़िए आप, 507 पढ़ रहे हैं आप, 507 में आप देखिए पॉइंट नंबर के, कौन सा देखिए सर, के, ठीक है ना सर। अब के क्यों है यहाँ पर, इसके सवाल की समस्या मैं बताता हूँ आपको कि सर यहाँ पर वो मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए वो काम नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं मजिस्ट्रेट हूँ कहाँ पर, बिहार में, अब राजस्थान में मेरा घर है, मेरा घर कहाँ पर है, राजस्थान में, और मैं मजिस्ट्रेट कहाँ पर हूँ, बिहार में। मेरे घर पे किसी ने कुछ गलत कार्य किया लेकिन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस की वजह से मेरे घर वाले जाके एफआईआर दर्ज नहीं करा के आ पा रहे, तो मैं वहां से इंफॉर्मेशन नहीं, वहां से कॉग्निजेंस ले सकता हूँ कि बिहार में बैठा बैठा, पहली बात है। दूसरी बात और समझिए, जब भी इंफॉर्मेशन का केस होता है तो आपको एक सेक्शन को फॉलो करना पड़ता है, एक सेक्शन को आपको फॉलो करना पड़ता है, फॉलो मतलब उसको मानना पड़ता है। और मानना क्या पड़ता है समझिए, मान लीजिए मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां पर एक वकील साहब है और वकील साहब से मेरी बहुत मनमुटाव चलता है, वकील साहब से मैं उनको पसंद नहीं करता और वो भी मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं जज हूं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी बातों को। ऐसा आता ना अर्जेस में, जजेस स्पीक थ्रू पेन, अब इसका यूज बताता हूँ मैं आपको। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता किनके क्या ग्रीफ है मुझे, ये मेरी बहुत टाइम मैं डायस पे बैठा हूँ, इंसल्टेड मी वेरियस टाइम्स, सेवरल टाइम मेरी इंसल्ट कर चुके हैं, मुझे कुछ भी बोल चुके हैं, लेकिन मैं अपना पेशेंट लूज नहीं करता और मैं चुपचाप बैठ के मुस्कुरा देता हूँ, ठीक है सर, ऐसे करके मैं आई लेट हिम गो। बट वन डे आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट कि ये वकील साहब वही हैं जिन्होंने कुछ गलत कार्य किया है। आई कन्फर्म विद माई फेलो स्टाफ मेंबर, उनसे पूछा कि सर क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बोला हाँ सर ये वही वकील साहब है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। नाउ आई हैव द पावर टू लॉज ए फॉर्मल, नाउ आई हैव पावर टू फोर्ज ए इन्वेस्टिगेशन और थोरोली केसेस अगेंस्ट हिम। अब मेरे पास सर शक्ति आ चुकी है ना, मैंने क्या किया सर, इन्फॉर्मेशन ले ली अखबार से, उनके खिलाफ कार्रवाई करी है।
एक बात याद रखना आप, अगर मैं ही इनका ट्रायल करूंगा, मान लीजिए वकील साहब हेमांग है, अगर मैं इनका ट्रायल करने बैठ गया, अगर मैं इनका विचारण करने बैठ गया, तो सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रहेगा क्या उस मामले में? बताओ, मेरे तो पहले से इनसे ग्रज है। तो इसमें क्या होता है, अक्यूज को पूछा जाता है कि सर आपका जो ट्रायल होगा या आपकी जो जांच होगी वो प्रतीक जो जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो करेंगे, आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपसे नहीं पूछा गया तो प्रोसीडिंग हो जाएगी विशिएट 200 कौन से सेक्शन के अंदर, 207 के अंदर। देखिए 207 में के पॉइंट ये बताया ना मैंने आपको, तो सॉरी 507 में, अरे 507 में के पॉइंट देखिए, बात समझ में है आपको? मतलब इनको पूछना पड़ेगा। इसके साथ ही लगते ही आप एक बार 211 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? 211। देखिए ये सब पॉइंट्स ना आपके दिमाग घूम जाएगा जब तक ये खत्म होगा क्लास, लेकिन घर जाके रिवाइज नहीं किया ना आज, उठ जाएगा सब कुछ। 211 देख लीजिए एक बार। और 211 में मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। सर ये लिस्ट आती है 506 507 की, ठीक है ना, ये हर साल पूछी जाती है। अब लास्ट टाइम नहीं पूछी गई, इस बार डेफिनेटली आएगी। एक साल पूछते, एक साल नहीं पूछते। लास्ट टाइम नहीं पूछी गई, इस साल सेक्शन वाले सवाल नहीं आएंगे, चांसेस बहुत कम है कि सेक्शन वाले सवाल आए इन मेजर 3 लॉज से, क्योंकि दोनों इन्होंने लॉ दिए हुए हैं। या देंगे भी सही तो दोनों के सेक्शंस लिखेंगे, सीआरपीसी का ये सेक्शन है और बीएनएस का ऑब्लिक करके सेक्शन है। पूछेंगे सेक्शन वाले सवाल तो इस तरह से पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा, ऐसे ही पूछूंगा मैं भी। प्लीज एक बार निकाल लीजिए 211। Transfer on application of accused when the magistrate take cognizance on an offence under section 210(1)(c), the accused shall before any evidence is taken be informed that he is entitled to have the case inquired into tried by another magistrate। कि भाई वो एंटाइटल्ड है, कोई और मजिस्ट्रेट साहब उसको सुने। बात समझ में आ रही है सर? हिंदी में पढ़िए। जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 210 की धारा 100 के अंदर लेते हैं, तब अभियुक्त को कोई साक्ष्य लेने से पहले इत्तला दी जाएगी कि वो मामले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण कराने का हकदार है। यदि अभियुक्त या यदि एक से अधिक अभियुक्त उनमें से कोई संज्ञान कराने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति करता है। अगर मान लीजिए हेमांग बोलता है, हेमांग मान लीजिए वो एडवोकेट साहब थे, हेमांग बोलते कि नहीं नहीं, इन जज साहब से जिन्होंने मेरे खिलाफ संज्ञान लिया है, इनसे मैं विचारण नहीं चाहता या इनसे मैं जांच नहीं चाहता, तो दूसरा कोई एडवोकेट आएगा, सॉरी दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को असाइन किया जाएगा। ये मैटर ट्रांसफर होगा। फिर बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल रहा कहां, क्योंकि आपने तो पहले से मान लिया ना कि आरोपी है, तुमने तो पहले ही माइंड फ्रेम कर लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहां रहा? नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कहां बचे? फिर बचेंगे क्या सर? तुम पहले से प्री ऑक्यूपेंट ऑफ माइंड है। प्रीवियस कन्विक्शन में भी ये होता है, तुम पहले बोल नहीं सकते जब ट्रायल खत्म ना हो जाए। तुमने पहले बोला और तुम्हारा गेम ओवर है। पहले तभी बोल सकते हो जब अक्यूज ने झूठ बोला है कोर्ट के अंदर। अपराधी से पूछा गया किसी ने, या फिर अपराधी ने बोला कि सर ये तो मेरा पहली बार अपराध है, तो फिर आप उसमें एविडेंस में, रिप्लाई में एविडेंस दोगे। याद करो सेक्शन, कौन सेक्शन था? 50 या 49? हाँ 49 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। और उसका कौन सा था एविडेंस का? 54। हमने पढ़ा ना सर इन चीजों को अच्छे से, कि सर आप जवाब में, रिप्लाई में उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हो अगर वो प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड है तो। अरे सर हर चीज मिली हुई है, तुमको जब लो पूरा पढ़ लोगे ना एक बार, तो कहोगे यार ये तो सब पूरा एक ही चीज है। लेकिन उसको क्रिस्टल क्लियर पढ़ना जरूरी है। पानी का पेंदा दिखाई दे तो है मजा पढ़ने का। सिलेक्शन तब होते हैं, रट्टाफिकेशन करोगे नहीं होगा सिलेक्शन। अब तो पेपर कंसेप्चुअल आने लगे। तुमको अगर पेपर किस तरह दिख रहा है ना, तो आज के आप ज्यादा पीछे मत जाइए। आप जाइए 2015 और 16 के पेपर, 17 के पेपर निकाल लीजिए। ज्यादा पीछे नहीं भेज रहा आपको मैं। उस टाइम के पेपर देखिए, और फिर जो स्तर, आप 19 का पेपर देख लीजिए, आप 21 का और 24 का पेपर देखिए, वो अलग है। 21 और 24 में स्तर अलग है। 19 के पेपर भी आसान है। 61 या 62 कट ऑफ गई थी उस टाइम पर 19 में। अब जो कट ऑफ टूट रही है वो ज्यादा टूट रही है। अब बच्चे जो हो रहे हैं वो ज्यादा पढ़ के आए हैं। अदर स्टेट से अगर कंपटीशन लेना है, बाहर वाले बच्चों से कंपटीशन लेना है, बाहर वाले बच्चों को कंपीट करना है, तो अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाइए और रुकिए मत और आराम मत कीजिए। हर सैटरडे टेस्ट होता है, हर सैटरडे को कुछ ना कुछ पढ़ के आना है। लग के मेहनत करोगे तो 1-1.5 साल में निकल जाओगे। और पंचवर्षीय योजना में जज बनना है, बैठो फिर क्लास में। ये बात समझ में आई सर? चलें आगे, इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना सर? सर वही सेम जो यहाँ पर हमने बताया ना, मैं आपको वारंट वाला प्रोसेस मैंने आपको अदर देन ऑन पुलिस रिपोर्ट लिखवाया ना सर। अदर देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, जैसे चार्ज फ्रेमिंग कहाँ बताई थी मैंने आपको,
269, ठीक है सर। फिर 269 के बाद में जो भी मैंने वहां से सेम प्रोसेस बताया था, चार्ज फ्रेमिंग के बाद में चाहे तो डिस्चार्ज कर दे। कौन सेक्शन था? उन्मोचित कर दे उसे, 268, या फिर ट्रायल करे। अब जो ट्रायल चलेगा फिर वही ट्रायल में दो तरह की चीजें आ जाएगी सर। प्रोसिक्यूशन एविडेंस कौन सेक्शन था? 267। डिफेंस एविडेंसेस, और फिर जजमेंट, अक्विटल या कन्विक्शन। फिर वापस से अगर कन्विक्ट किया है तो सुनवाई, जब हियरिंग हो जाएगी तो उसके बाद में प्रोसिक्यूशन सबके बयान करने के बाद में न्यायालय फॉर्मल एक ऑर्डर पास कर देता है, भाई इतनी सजा दे रहे हैं। ये ऑर्डर सब में आता है, ऑर्डर मैंने नहीं लिखवाया हुआ। देखिए जब आप जजमेंट खत्म करते हो तो सुनवाई पे जो सजा होती है ना सर, उस पर क्या आता है? ऑर्डर। फिर इस सुनवाई के बाद में इस ऑर्डर पर हम आ गए, भाई हमने ये ऑर्डर पास किया, ये आदेश पारित किया। जजमेंट के अंदर भी एक ऑर्डर होता है, जजमेंट के अंदर क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, मतलब निर्णय के अंदर भी एक आदेश है, निर्णय के अंदर भी क्या है? एक आदेश है। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं आपको जब जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट लिखाऊंगा तो हम बिल्कुल क्रिस्प फॉर्मेट लिखेंगे। बच्चा क्या करता है सर मिस्टेक, जजमेंट राइटिंग के अंदर फैक्ट्स को रिपीट करने में समय खर्च जाता है, तथ्यों को दोहराना मत। जहां जो पार्ट नंबर देके जाता है, एक तो सर हेडिंग नंबर देता है, मैं आपको बताऊंगा जब क्लास होगी इसकी डिटेल में, ठीक है ना सर। और ये ऑर्डर हो गए यहाँ पर ट्रायल। कल से हम लोग बेसिक चीजें समझेंगे, भाई ट्रायल कौन कौन करता है, मजिस्ट्रेट की क्या क्या शक्तियां हैं, हम उसको समझेंगे, ठीक है ना सर। फिर हम उसके बाद ये समझने के बाद में सजा कहाँ से कितनी होती है, कहाँ से क्या होता है, विचारण करने की शक्ति किसके पास है, विचारण कौन कौन सा न्यायालय कर सकता है, किस मजिस्ट्रेट साहब को, किस जज साहब को कितनी कितनी शक्तियां हैं, उसके फाइन वगैरह क्या है, सबको समझेंगे, ठीक है सर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नीचे करूं? ठीक है, आराम से देखिए, कुछ बहुत टफ नहीं है। अब घर जाके पढ़ लेना है इसको, अगर नहीं पढ़ोगे ना सब कुछ डब्बा गोल हो जाएगा पूरा। 5 मिनट का ब्रेक है, क्लास स्टार्ट करता हूँ।